दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 2 जो कि संस्कृति आईएएस का है। टेस्ट नंबर दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 का। ठीक, तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। इसके पहले के जो टेस्ट हैं वो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है संस्कृति आईएएस के नाम से। यूपी पीसीएस 2025 टेस्ट सीरीज संस्कृति आईएएस नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी में दिया है या अंग्रेजी में दिया है, दोनों लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा में कमी आती है। तो महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ये बात सही है। कारण क्या बता रहा है कि अरब सागर के मानसून के लिए पश्चिमी घाट वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करता है। तो ये बात ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो जब ऐसे आप देखेंगे इस तरीके से, तो जो हिंद महासागर से यहाँ से जो मानसूनी हवाएं जब चलती हैं इस तरह कुछ ऐसे चलती हैं, जब ऐसे चलती हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये पश्चिमी घाट है। तो ये क्या करता है कि महाराष्ट्र की इस साइड में तो खूब बारिश होती है, और जो अंदरूनी भाग है यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। जैसे विदर्भ का क्षेत्र है, नागपुर वाला इधर क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा कम बारिश होती है। कारण इसका यही है कि वृष्टि छाया प्रदेश बना देता है। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो जाता है उसको अवरोध का काम करता है। किसके लिए? तो मिडिल महाराष्ट्र के लिए। इसी वजह से महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि ये अरब सागर के मानसून के पश्चिमी घाट वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। ये ऊंचा है, तो इस वजह से जो हवाएं हैं इधर ही रुक के संग्रहण होकर इधर ही बारिश कर देती हैं, पर्वत की साइड ही, उसके पूर्व साइड में नहीं जाती। इस वजह से वहाँ पे कम बारिश होती है। तो दोनों कथन सही हैं इसके, और सही व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि नदी है और उसका उद्गम क्षेत्र है, बताना है कौन कहाँ से उद्गम हो रहा है, और बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो कितने सही सुमेलित हैं इसको भी देखना है। तो ब्रह्मपुत्र का दिया है चेमायुंगडुंग हिमनद, सिंध का दिया है बोखर चू हिमनद, घाघरा का दिया है मापचा चुंगो हिमनद, और कोसी का दिया है मिलान हिमनद। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो पहला दिया हुआ है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है वो जो है चुमायुंगडुंग हिमनद से है, जो कि कहाँ पे है आप इसको देखेंगे तो ये जो है आपको तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में है, मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है। सिंध नदी का देखेंगे तो बोखर चू हिमनद है। तो बोखर चू हिमनद जो है ये भी मानसरोवर के पास ही तिब्बत में है, तो भी तिब्बत में ही है। घाघरा है मापचा चुंगो हिमनद। तो मापचा चुंगो हिमनद ग्लेशियर जो है ये भी तिब्बतन प्लेटू में पाया जाता है। तो तीनों तिब्बत से निकलती हैं, ये बात सही है। कोसी नदी का जो दिया हुआ है, कोसी नदी जो है गलत दिया हुआ है इसका। इसका जो है सप्त कौशिकी नेपाल से निकलती है। ये सप्त कौशिकी कौशिकी नेपाल से निकलती है, तो ये वाला गलत हो गया। तो 3 इसमें जो है युग्म सुमेलित हैं, तो केवल 3 सुमेलित हैं। इसका सी वाला जो आंसर है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह भंडार क्षेत्र कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। तो बाबा बुदान की पहाड़ी, बादाम पहाड़, कुंद्रेमुख पहाड़ी, संदूर श्रेणी। तो अब देखेंगे कर्नाटक में देखेंगे तो बाबा बुदान मिलेगा आपको, कुंद्रेमुख पड़ेगा, जो है संदूर श्रेणी भी मिलती है, इसमें बादाम पहाड़ी नहीं मिलती। तो सी वाला इसका गलत है। ठीक है, तो कर्नाटक में अवस्थित जो लौह भंडार है वो बाबा बुदान की पहाड़ी है, कुंद्रेमुख पहाड़ी है, और संदूर श्रेणी है, बादाम पहाड़ी नहीं है। तो कभी बादाम पहाड़ी के बारे में पूछे तो उड़ीसा में याद रखिएगा, ये उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बादाम की पहाड़ी, यहाँ से भी आयरन निकलता है। तो सी आंसर सही है तीसरे का। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो हमने इसके बारे में पहले भी बात किया है कि जो मिनिकॉय द्वीप से लक्षद्वीप को अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल है। बी आंसर सही है, 9 डिग्री चैनल है। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें जो है 9 डिग्री चैनल क्या है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल क्या करता है कि ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, याद रखिएगा, मालदीव। ठीक है, 10 डिग्री चैनल क्या करता है, ये सेपरेट लिटिल अंडमान आइलैंड टू कार निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये जो है किसको 10 डिग्री जो सेपरेट अलग करता है, छोटे अंडमान को कार अंडमान से, कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री। और 11 डिग्री जो चैनल है वो आमिनदीवी एंड कानारोन। ठीक है, तो आनिंदीवी एंड कानानोरे, जो कि ये भाग हैं किसके, लक्षद्वीप के भाग हैं, उनको 11 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 8, 9 और 10 को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है मिनिकॉय और लक्षद्वीप का जो है 9 डिग्री है, बी आंसर इसका सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 5वें नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित हैं। तो पहला है कि मौसमी और मानसूनी वर्षा पर निर्भर है।
तो ये बात भी सही है। वृक्षाकार अपवाह जो प्रतिरूप का निर्माण जो है ये करती हैं, तो वृक्षाकार का निर्माण नहीं करती। मार्ग में परिवर्तन एवं विसर्ग का निर्माण करती हैं, तो मार्ग में परिवर्तन और विसर्ग का निर्माण ये नहीं करती, मैदानी क्षेत्र की जो नदियां हैं वो करती हैं। अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होती है इनकी, तो ये वाला सही है, अपेक्षाकृत इनकी छोटी द्रोणी होती है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं वो हमेशा बारहमासी नदी नहीं है, मौसमी नदियां हैं, या मानसून के समय में बहुत ज़्यादा प्रवाह होता है, इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, ये वाला है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप नहीं है इनका। तो वृक्षाकार जो अपवाह प्रतिरूप है ये उत्तर भारत की नदियों का है, दक्षिण भारत की नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा तीसरा भी गलत है। 1-4 इसका सही है, ए वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला है कुकी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है। तो कुकी जनजाति के बारे में हमने पिछले किसी वीडियो में देखा है कि वो कहाँ निवास करती है। तो कुकी जनजाति देखेंगे मणिपुर में, जो मणिपुर जल रहा था तो उसमें कुकी जनजातियों का आपका जिक्र मिल रहा था आपको, ठीक है। तो 6वें का डी आंसर सही है कि कुकी जो जनजाति मणिपुर में मिलती है, उड़ीसा में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में नहीं, वो मणिपुर में मिलती है, ठीक है। अगला है भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पूछ रहा है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है, बताना है आपको। तो वो आंध्र प्रदेश से जाती है, ठीक है, उड़ीसा भी से जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी जाती है, ये भी ठीक है, और उत्तर प्रदेश से तो जाती है, ये झारखंड से नहीं जाती है, याद रखिएगा, झारखंड से नहीं जाती है। तो 1, 2, 4, 5 इसका तीसरा नहीं है इसमें, तो सी वाला जो आंसर है इसका 7वें का सी आंसर सही है कि 82.5 डिग्री है, झारखंड से नहीं जाती है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ से जाती है कि नहीं जाती इसके बारे में बताइए। तो 82.5 डिग्री जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जाती है, झारखंड से नहीं जाती है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों विचार करना है। किस उद्गम क्षेत्र से निकलने वाली नदियां बलयाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो बलयाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करने वाली नदियां किससे निकलती हैं। तो अरावली पर्वत से नहीं निकलती, बिंद से भी नहीं निकलती, वो नीलगिरी पहाड़ियों की नदियां जो हैं बलयाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, सी आंसर सही है। सिंह भूमि पर्वत की नदियां भी नहीं है इसमें, सी वाला आंसर जो है ये सही है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, जो एंगुलर जो रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नीलगिरी में थोड़ा निकलता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बेलीकोंडा श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बेलीकोंडा श्रेणी के बारे में बताना है क्या सही है। तो यह तमिलनाडु में अवस्थित बलित व भ्रंशित श्रृंखला है। तो बेलीकोंडा जो ये है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा इसमें है कि इसमें इससे होकर मुंबई को चेन्नई जोड़ने वाला राजमार्ग गुजरता है, तो ये बात सही है। इससे होकर जो मुंबई और चेन्नई से जोड़ने वाला राजमार्ग गुजरता है किससे, तो बेलीकोंडा श्रेणी से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो केवल 2 सही, इसमें बी वाला आंसर जो है इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र कोडई कोनाल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। तो कोडई कोनाल जो है किसमें है, पालनी हिल्स में है, नीलगिरी में है, सेवराय है, या अन्नामलाई है। तो किस में अवस्थित है, पालनी, कौन सा है, कोडई कोनाल। तो कोडई कोनाल पालनी हिल्स में है, याद रखिएगा। तो नीलगिरी जो माउंटेन है, तो कोडई कोनाल जो है या पलानी हिल्स कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में, इसको भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में है कोडई कोनाल, ठीक है। तो ए आंसर इसका सही है। नीलगिरी जो है आपको देखने को मिल सकता है कहाँ कहाँ, तो तमिलनाडु और केरला के, जिसमें नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़ा भाग इसका आता है। तो पलानी हिल्स याद रखिएगा। कोडई कनाल जो है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वो तमिलनाडु में है, इसको याद रखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से पौने उत्तरदायी हैं। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए उपोष्ण पशुओं जेट पौने, ध्रुवीय वाताग्री जेट पौने, ध्रुवीय रात्रि जेट पौने, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पौने, तो कौन से इसके लिए जरूरी है, डी वाला सही है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पौने जो है ये जो है उत्तरदायी हैं भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए। तो कैसे उत्पत्ति इसकी होती है, तो जैसे ये भारत मैप है, ये भारत है पूरा, ठीक से हम समझ रहे, भारत है ये, यहाँ पे तिब्बत है, समझ रहे हैं बात को। एक मिनट, भारत का मैप मैं बना देता हूँ अच्छे से। तो इंडिया का मैप अगर बनाना चाहें आप, ठीक है, तो ये भारत का मैप है। तो यहाँ पे देखेंगे तिब्बत है, ठीक। तो तिब्बत का जो पठार थोड़ा ऊंचाई पे है, तो यहाँ से क्या होता है कि जब जब भी गर्मी का मौसम आता है, जब सन लाइट जो है हमारा जब इधर आता है, सन जो इधर आता है, तो क्या होता है, सबसे पहले ये ऊंचाई पे तो हीट ज़्यादा ही हो जाता है, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक है। और अपेक्षाकृत यहाँ पे लो प्रेशर बना हाई प्रेशर बना होता है, सॉरी लो प्रेशर बना होता है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म ये भी होता है, तो यहाँ से इस ये ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बना होता है, ठीक है। और ये थोड़ा इसकी अपेक्षा ये जो है ये जो हमारा हिंद महासागर का भाग है ये कम गर्म होता है, कम गर्म रहता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे उठ के हवाएं यहाँ से उठती हैं और एक जेट के फॉर्म में यहाँ आके बैठती हैं, ठीक है।
तो इसी को हम उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के नाम से जानते हैं। जो ये जेट यहाँ से बनती है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के नाम से जानते हैं। तो ये हवा उठ के यहाँ जो बैठती है, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र भी हमारा क्या है कि गर्म हो रहा है तो ऊपर हवाएं उठ रही हैं, तो इसको ये जो यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठती हैं इसको कवर करने के लिए जो है ना हवाएं नीचे बैठ रही हैं, फैल रही हैं, ये लोग इसको कवर करने के लिए पहुँचती हैं। जब ये पहुँचती हैं इधर से तो क्या होता है कि अब यहाँ पे ये टकराती हैं तो यहाँ बारिश करती हैं, फिर इधर अरावली की तरफ जाती हैं, फिर यहाँ से एक इस तरह से मानसूनी पवनें जाती हैं, एक अरब सागर से मानसूनी पवनें निकलती हैं, फिर से यहाँ पे अपना कौन सा सागर है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से कुछ जो है हमारी मानसूनी पवनें गुजरती हैं और यहाँ जाके टकराती हैं और फिर हिमालय क्षेत्र में बारिश करती हैं। तो इस बात को समझिए पहले। तो यहाँ से हवाएं जो उठी तो यहाँ पर जो लो प्रेशर बना था, जो यहाँ पे हाई प्रेशर बना था, इसकी अपेक्षा यहाँ पे आप कह सकते हैं लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर का मतलब कि नीचे हवाएं बैठ रही हैं, और लो प्रेशर का मतलब है कि हवाएं ऊपर उठ रही हैं। ज़्यादा गर्म है तो हवाएं जो है यहाँ से ऊपर उठ रही हैं, ठीक है, हवाएं ऊपर उठ रही हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से ऊपर उठती है तो ऊपर उठ के कहीं जाएंगी तो जहाँ देखती हैं कि ठंडा है वहाँ पे ये उतरने लगती हैं धीरे धीरे। तो भारत के ऊपर जाती हैं, क्षोभ मंडल के आसपास ऊपर उठती हैं और वहाँ से जाके फिर यहाँ पे बैठती हैं। जब यहाँ पे बैठेंगी तो यहाँ पे हवाओं का इकट्ठा होगा तो चारों तरफ इनका फैलाव होगा। उसी बीच में क्या होता है, हमारा मैदानी क्षेत्र भी गर्म हो जाता है तो यहाँ से भी हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो इसी वैक्यूम को भरने के लिए जो ना हवाएं नीचे बैठी रहती हैं ये जाती हैं और ये यहाँ पे अरब सागर से मॉइस्चर भी लेके जाती हैं और ये पूरे भारत में बारिश करती हैं। इसके अलावा जो इसकी एक शाखा इधर से भी जाती है, बंगाल की खाड़ी से भी जाती है यहाँ से एक शाखा, तो ये भी बंगाल की खाड़ी से पानी लेते हुए जाती है और यहाँ पे असम मेघालय यहाँ पे बारिश करते हुए पूरी हिमालय रीजन में बारिश करती है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी जो जेट है मानसूनी पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी पवन है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवन जो है इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। डी आंसर इसका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अगला है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे बारदोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है आम्र वर्षा को, फूलों की बौछार को, काल बैसाखी को या लू को। किसको जाना जाता है भाई, तो काल बैसाखी को जाना जाता है, सी आंसर सही है। तो आम्र वर्षा जो है आपको केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में कहा जाता है। ये मानसून से पहले की जो बारिश है केरल और कर्नाटक में इसको कहा जाता है आम्र वर्षा। और जो फूलों की बौछार है ये जिसमें कॉफ़ी का उत्पादन जो बढ़िया होने लगता है, ये भी केरला और कर्नाटक वाले क्षेत्र में फूलों की बौछार के नाम से जानी जाती है। और आसाम और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में जो होती है उसको काल बैसाखी कहते हैं, जिसको बरदोली छीड़ा भी कहते हैं। तो काल बैसाखी जो है आपको पश्चिम बंगाल और असम वाले क्षेत्र में काल बैसाखी बारिश होती है जिसको बारदोली छीड़ा कहते हैं। तो इसी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके क्रमानुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके बताइए कौन सा सही है। तो पूर्वी हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके क्रमानुसार पूर्व से पश्चिम की ओर हमको व्यवस्थित करना है और कूट की सहायता से बताना है क्या सही है इसमें। तो खासी है, गारो है, मिकिर है और नागा है। तो क्या करना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व में देखेंगे आप, तो पूर्व में क्या आएगा, तो पूर्व में आता है नागा की पहाड़ी। सबसे पहले नागा की पहाड़ी एकदम यहाँ पे किनारे पे आती है, जैसे ये भारत का मैप है इधर वाला, ठीक है। तो ये नागा की पहाड़ी सबसे पहले इधर आ गई, नागालैंड में नागा की पहाड़ी 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे आप तो मिकिर की पहाड़ी आती है असम में, मेघालय में शायद मिकिर की पहाड़ी आती है, ठीक है। मिकिर असम में है मिकिर, तो ये आती है। फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो असम में आएंगे जब हम लोग तो गारो खासी, तो पहले खासी आता है, ठीक है, पहले खासी आएगा, फिर इधर ये खासी है, फिर यहाँ पे गारो है, गारो खासी, फिर यहाँ पे जयंतिया है, तो गारो खासी जयंतिया है, तो गारो सबसे बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पश्चिम में गारो ही है, तो 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 इसका सही आंसर होगा। तो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा, ए वाला सही है। अगला है मेघालय के पठार के बारे में पूछ रहा है क्या सत्य है। तो यहाँ वर्ष भर अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है खनिज की दृष्टि से मेघालय का पठार महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है हमारे दक्कन के पठार का ही विस्तारित रूप है जो कि मालदा गैप से अलग होता है, मालदा गैप से अलग होता है। जो हमारा जो पठार है, दक्कन का पठार है, उसका विस्तार ये, मगर ये मालदा गैप आ जाता है उसके बाद ये मेघालय वाला पठार जो है शुरू होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है, इसका सी आंसर सही है, क्योंकि हमारे जो धारवाड़ चट्टाने जो हैं या जो खनिज की दृष्टि से जो चट्टाने हैं, तो वो देखेंगे आप तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टाने हैं वही जो है उन खनिज के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसी का जो भाग है मेघालय का पठार भी, तो वहाँ पे भी खनिज पाया ही जाएगा, इसलिए दोनों ही कथन सत्य, इसका सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था।
तो कह रहा है मेसोजोइक काल में यह जो भाग था वो समुद्र का हिस्सा था। तो ये बात बिल्कुल सही है। मेसोजोइक काल में जो इंडियन डेजर्ट है ये जो है समुद्र का हिस्सा था। तो जैसलमेर में एक साक्ष्य मिला है, ये राजस्थान के जैसलमेर में एक साक्ष्य मिला है, और ये जो वुड फोसिल होता है, जो लकड़ी का जो फोसिल होता है, उसके उससे पता चला, उसका जो हम वो किए हैं, डेटिंग किए हैं, कार्बन डेटिंग किया गया है, तो पता चला है उसका कि वो जो है वहाँ पे पर्वतीय, वहाँ पे जो था समुद्री क्षेत्र रहा होगा, और उसके जो फॉसिल से पता चला है कि वहाँ समुद्री जीव के भी कुछ जो तत्व हैं पाए गए हैं, जो कि मेसोजोइक काल में है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारा मरुस्थल है वो वहाँ पे पहले समुद्र का हिस्सा था। दूसरा है कि यहाँ की नदियाँ अल्पकालिक व अंतःस्थलीय प्रवाह प्रस्तुत करती हैं। तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है। जैसे लूनी नदी यहाँ जब जाती है तो क्या करती है, लूनी नदी जब जाती है या कोई और नदी बहती है तो क्या करती है कि वहीं समा जाती है, अंदर ही अंतःस्थलीय होती हैं, वो किसी भी महासागर में जाके गिरती नहीं है। ठीक है, कई नदियाँ ऐसी हैं। दोनों ही कथन इसके सही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। तो लूनी नदी को देखेंगे तो ज़्यादा बारिश होती नहीं है, तो पानी बहुत कम रहता है, तो धीरे धीरे जब बहती है तो पानी का इवापोरेशन होता है, यूज होता है, तो जाते 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 कुछ क्षेत्र में जाएगी तो कुछ दूर जाने के बाद में पानी खत्म होने लगता है और वहीं पे वो विलुप्त हो जाती है। तो लूनी एक उदाहरण है अल्पकालिक व अंतःस्थलीय प्रवाह प्रस्तुत करने वाली नदी का। तो दोनों ही कथन इसके सही है। अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस किस लौह इस्पात कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कौन सा जो है स्टेब्लिश हुआ था। तो कुल्टी पश्चिम बंगाल है, साकची झारखंड में है, भद्रावती कर्नाटक में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। तो कुल्टी जो है पश्चिम बंगाल का सबसे पहले जो है इसका स्थापना हुआ था। तो 1918 में ही पश्चिम बंगाल में बन गया था, और जो प्रोडक्शन था 1922 में प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, कुल्टी हीरापुर है, वहाँ पश्चिम बंगाल में जगह है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। भद्रावती 1923 में स्टैब्लिश हुआ था कर्नाटक में। भद्रावती जो मैसूर वाले क्षेत्र में कर्नाटक में 1923 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, बर्नपुर जो वेस्ट बंगाल में है 1937 में स्टैब्लिश हुआ था, और 1935 में मर्ज हो गया था इंडियन आयरन स्टील से। तो 1937 में बना था बर्नपुर। ठीक है, भिलाई कब बना था, भिलाई दिया नहीं है, मगर भिलाई भी बना था 1953, सॉरी भिलाई जो बना था 1955 में बना था। इस तरह से जो है अलग अलग तरीके से बनी, समय में बनी है कंपनियाँ। तो सबसे पहले कुल्टी पश्चिम बंगाल में बना था 1918 के आसपास में। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो दर्रा होता है बनिहाल कहते हैं उसको, बनिहाल दर्रा है। सी आंसर सही है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ना है बनिहाल। 18वां, भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। तो कोयला भंडार गोंडवाना में सर्वाधिक पाया जाता है, डी आंसर सही है, गोंडवाना में कोयला भंडार भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला है 19 नंबर का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्न कथन विचार करना है। तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, यहाँ पे जो है सदाबहार वनों की अपेक्षा कम बारिश होती है, इस वजह से इनका पर्णपाती मतलब पत्ती इनकी झड़ जाती है। कब झड़ती है, तो बसंत के समय में, शरद ऋतु के समय में, दो समय में पत्तियां झड़ती हैं इनकी, तो इनको पर्णपाती वन कहते हैं। तो ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इसका कह रहा है कि ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विकसित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो हाँ, इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात ठीक है इसका। ठीक, सही कथन पूछा है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो यही गलत हो गया। 200 सेंटीमीटर से कम जो बारिश होती है, या 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच अगर बारिश होती है तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो तीसरा वाला गलत हो गया। तो 1, 2 इसका सही आंसर है, बी आंसर सही है। सदाबहार वनों के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है, जो कि सदापर्णी वन होते हैं। और जो पर्णपाती वन होते हैं उनको 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच की बारिश जो है सफिशियंट होती है इसके लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा निर्माण नहीं करती। तो डेल्टा निर्माण कौन सी नदी नहीं करती है, जो पश्चिम की तरफ बहती नदियाँ हैं और अरब सागर में गिरती हैं, वो जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जिसमें ताप्ती आती है, नर्मदा आती है। ठीक है, क्योंकि कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती और नर्मदा जो है ऐसी नदियाँ जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्च्यूरी बनाती हैं। डी आंसर इसका सही है, 1 और 4 सकते हैं। अगला है, मध्य अटलांटिक कटक को ग्रीनलैंड के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है। तो जो मध्य अटलांटिक कटक है, जैसे आप देखेंगे तो ये क्षेत्र है आपका अमेरिका वाला क्षेत्र है, और ये जो दक्षिण अमेरिका क्षेत्र है यहाँ से ग्रीनलैंड है, तो यहाँ से शुरू होता है कटक एक। इस तरह से यह आकार का एक कटक बनता है भूमध्य सागर में, इधर यूरोप है और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं कि अफ्रीका है। तो इसी के बीच में जो ये कटक बनती है, इसी कटक को पूछ रहा है कि ग्रीनलैंड के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है ये। तो ग्रीनलैंड के दक्षिण में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो टेलीग्राफिक कटक के नाम से इसको जाना जाता है। ए आंसर इसका सही है, टेलीग्राफिक कटक, टेलीग्राफिक कटक के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन कटक नहीं है, चैलेंजर कटक नहीं है, थॉमसन कटक नहीं है। देखिए इसमें क्या ए आंसर ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति में सहायक है।
तो देखिए पौने दो दो तरह से होते हैं, एक वर्टिकल पौन होती है, एक क्षैतिज पौन होती है। तो वर्टिकल पौन कैसी होती है, तो संवहनी जो पौने होती हैं वर्टिकली ऊपर जाती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो वर्टिकल उठती हैं, ठीक है। और जो दाब प्रवणता के कारण बनती है, जैसे कि मान लीजिए कि हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, ठीक है, तो हाई प्रेशर में हवाएं ऊपर उठेंगी और लो प्रेशर में हवाएं नीचे बैठेंगी। तो नीचे बैठेंगी तो यहाँ से दाब प्रवणता जब बनती है तो इसको कवर करने के लिए नीचे नीचे हवाएं जाती हैं, यहाँ तो ऊपर ऊपर आके यहाँ बैठ जाएंगी, यहाँ से ऊपर ऊपर आके यहाँ बैठेंगी, यहाँ पे नीचे नीचे जाती हैं। तो कौन कौन से कारण ऐसे हैं कि जहाँ पे ये बनता है, तो सबसे पहले दाब प्रवणता का बल काम करता है। क्यों करता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर यहाँ पे एलपी, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर है, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, तो वर्टिकल मूवमेंट एयर का होगा, ऊपर ऊपर क्षोभमंडल से टकराती हैं और ठंडी होकर फिर से वो वहाँ बैठती हैं जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, जहाँ पे नीचे हवाएं बैठती रहती है, फिर वहाँ भी वो उतरने लगती हैं धीरे धीरे। तो जब यहाँ उतरेंगी तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, और यहाँ पे लो प्रेशर पहले से बना हुआ है, तो यहाँ जगह खाली है, तो हाई प्रेशर वाली से हवाएं यहाँ जाएंगी, नीचे नीचे जाएंगी, तो इसी को क्षैतिज हवा कहते हैं। इसी को कहते हैं कि दाब प्रवणता। दाब प्रवणता मतलब होता है प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है, एक बल कार्य करने लगता है जो कि इसको खींचता है, तो यही है घर्षण बल। तो घर्षण बल भी क्या करता है, हमको क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति में सहायता करता है। कोरियालिस बल भी काम करता है, तो कोरियालिस बल भी काम, कोरियालिस बल मतलब ये है कि पृथ्वी के घूर्णन से जो हवाओं पे और जल पे, ठीक है, हवाओं और समुद्री जल पे जो प्रभाव पड़ता है उसको कोरियालिस बल कहते हैं। तो ये जो है दिशाओं को मोड़ता है, समझ रहे बात को, अगर मान लो उत्तर जा रही है तो इस तरह से कोई हवा उत्तर की तरफ जा रही है नीचे नीचे, तो वो कोरियालिस बल के कारण वो घूम जाएगी इस तरफ से। तो यहाँ पे खड़े व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा कि हवाएं जो है पश्चिम से आ रही हैं, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिण गोलार्ध में लगा कि ये पूर्व से आ रही हैं। तो इस तरीके से कई चीज़ें काम करती हैं, तो ये कोरियालिस बल भी काम करता है, और गुरुत्वाबल कर्षण बल तो काम करता ही करता है, तो चारों ही काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही है कि सभी इसमें कार्य करते हैं, धरातली पर क्षैतिज पवनों के उत्पत्ति में सहायता करते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये पर्वत है, पर्वतीय वर्षा के बारे में बताना क्या है, तो जैसे जैसे ये कोई हवा चल रही है और पर्वत के ये किनारे से चढ़ के ये ऊपर चढ़ने लगती है, ऐसे ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ते जाते यहाँ पे संघनन होने लगता है। संघनन होने का मतलब है कि जो भी वाष्प है, जलवाष्प है, जो भी मॉइस्चर है एयर में, वो क्या होता है, ठंडा होकर ये प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होने लगता है, और ये संघनन होकर ये बारिश करने लगती है, ठीक है। तो पर्वतीय वर्षा के बारे में बताना, तो पहला ऑप्शन है कि यह पवनमुखी ढाल पर सर्वाधिक व पवनाभिमुख ढाल पर न्यूनतम होती है। तो ये बात सही है, तो जो पर पवनमुखी मतलब है कि जिधर से पवन आ रही है और पर्वत से जिधर टकरा रही है, तो उसको कहते हैं पवनमुखी क्षेत्र। तो पर्वत का एक पवनमुखी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ के देखिए बारिश जो करती है, तो इधर ही ज़्यादा बारिश होती है, इस साइड में ही, ठीक। और ये पूरा पवन इसलिए इतना चौड़ा पहाड़ है मान लीजिए, तो पवन तो यहाँ पे खूब बारिश की, ठीक है, पवन यहाँ खूब बारिश की, मगर इधर बारिश कम हो पाती है, ठीक है, इस साइड में। तो पवनाभिमुख कहते हैं जहाँ पे पवन नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि बीच में पर्वत है, तो पवन पवन इस साइड तो नहीं पहुँच पाएगी, तो क्या होता है कि इधर बारिश कम होती है, तो वही कह रहा है। तो पहला इसका ठीक है कि पवनाभिमुख ढाल पर सर्वाधिक बारिश होती है, और पवनमुखी ढाल पर अधिक बारिश होती है, और पवनाभिमुख ढाल पर न्यूनतम बारिश होती है। तो ये पहला वाला सही है। दूसरा है निम्न अक्षांशों में इसकी मात्रा न्यून होती है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि निम्न अक्षांशों में इसकी मात्रा न्यून होती है, तो अक्षांश पे डिपेंड नहीं करता, ये पर्वत कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये दूसरा वाला गलत है कि ये जो है निम्न अक्षांशों में, अक्षांशों की कोई भूमिका नहीं है इसमें, किसमें, तो पर्वतीय वर्षा में। तो दूसरा वाला गलत हो गया, केवल एक ही सही है इसमें। 23वां का ए वाला आंसर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि जाम्बेजी नदी द्वारा निर्मित विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जो जाम्बेजी नदी पे जो विक्टोरिया जलप्रपात बनता है वो किसका उदाहरण है। तो पठारी प्रपात का नहीं है, उत्थान निर्मित प्रपात का नहीं है, सोपानी प्रपात का भी नहीं है, भ्रंश प्रपात का उदाहरण है। डी आंसर सही है, भ्रंश प्रपात का उदाहरण है, या रिफ्ट फाल है ये, ठीक है। रिफ्ट घाटी से गिरने वाला जो फाल होता है उसको भ्रंश प्रपात कहते हैं, ठीक है। जाम्बेजी नदी जो विक्टोरिया जलप्रपात बना है, जैसे मान लीजिए जाम्बेजी नदी ये बह रही है, ठीक है, ये पूरा एक पर्वत में वैसे बह रही है या जमीन पे ही से चल रही है, अचानक से भ्रंश आ जाए, मतलब धंसा हुआ भाग जमीन का आ जाए, तो यहाँ से जब गिरेगा नीचे तो एक जलप्रपात का निर्माण करेगा। तो वही पूछ रहा है कि किस प्रकार का है। तो ये उत्थान होता है तो ऊपर उठ जाता है, पठारी होता है तो पठार पे बनता है, सोपानी होता है तो सोपान पे बनता है, मगर भ्रंश होता है तो धंसा हुआ भाग है उसमें नीचे गिरता है, इसलिए भ्रंश प्रपात इसको कहते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सागरीय लवणता के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो सागरीय लवणता का मतलब ये होता है कि जब भी पानी में या सागर के पानी में लवणों की मात्रा, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और इस तरह के जो तत्व हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो जो कि लवण जो क्षारीय गुण वाले होते हैं, तत्व होते हैं, तो उनको लवण कहते हैं, या उसको सैलिनिटी कहते हैं, नमकीन वाटर कहते हैं। तो कह रहा है कि सागरीय लवणता के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है।
तो अधिक लवणता युक्त सागर देरी से जमता है। तो याद रखिए, जैसे कि अब सादा पानी है, कोई भी सादा पानी है, मतलब नॉर्मल बस H2O है, तो उसको जमाने में कम समय लगेगा, कम समय लगेगा उसको जमने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ H2O है। मगर अब देखिए H2O भी है, ठीक है, Mg एम जी है, NaCl है, पोटेशियम नाइट HN इस तरह से पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, फेरस क्लोराइड है, कुछ भी इस तरह से अन्य भी चीज़ मिले हुए, तो इनको जमाने में समय लगेगा, फिर इनको भी जमाने में समय लगेगा, इनको जमाने में समय लगेगा, इनको जमाने में समय लगेगा, तो सबको जमाने में समय लगेगा। तो इसलिए से अधिक लवण युक्त जो सागर देरी से जमता है, इसीलिए, क्योंकि H2O सिर्फ तुरंत जम जाता है, शुद्ध वाटर तुरंत जम जाता है, ताज़ा पानी तुरंत जम जाता है, मगर जो सलाइन वाटर होता है बाद में जमता है, क्योंकि कई चीज़ का मिश्रण होता है उसमें, सबको जमाने में समय लगता है। तो पहला वाला सत्य है। दूसरा है, ध्रुवों के चार ध्रुव क्षेत्र में अधिक लवणता क्षेत्र पाया जाता है। तो ध्रुवों के जो चार ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, तो हाई सैलिनिटी रीजन ऑफ फाउंड इन अराउंड द पोल, तो पोल के चारों तरफ जो है हाई सैलिनिटी नहीं पाई जाती है, लो सैलिनिटी पाई जाती है, क्योंकि जो बर्फ होता है, जो चादर हमारे बर्फ बनी हुई है जो ध्रुवों पे, वो जो है वो ताजे पानी से बनी हुई है, ताजे पानी से बना हुआ है वो, ठीक है। तो वो जब पिघलता है तो उस वाले क्षेत्र में ताजे पानी की अधिकता हो जाती है, जिससे सैलिनिटी कम हो जाती है। मगर जब हम और जो सागरीय क्षेत्र में जब घुसते हैं या महासागरीय क्षेत्र में जब घुसते हैं, तो यहाँ पे इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। और जो नदियाँ हैं, यहाँ से जो कटान कर करके काफ़ी जो मिट्टी से जो नमक होता है या लवण होता है, उसको हमेशा इसमें मिलाती रहती हैं, क्या कहते हैं, एक समुद्र में। और यहाँ से वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। तो अब कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र में लवणीय क्षेत्र पाए जाते हैं, लवणता अधिक पाई जाती है, तो गलत है। ध्रुवीय क्षेत्र में लवणता कम पाई जाती है, तो इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया, केवल एक ही सही है, ए वाला आंसर जो है बिल्कुल सत्य है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है। तो 38वीं समानांतर रेखा के बारे में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो किसके बारे में है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में। आंख मूंद के इसको लगा दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है और फसान हो जाती है यहाँ पे। तो 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा निर्धारित करती है, तुर्की सीरिया नहीं है। तो इस तरीके से जो पूछता है 38वीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसीलिए बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन सीन नदी के तट पर अवस्थित है। तो सीन नदी के तट पर अवस्थित पत्तन जो है कौन सा है? तो हैनोवर है, फ्रैंकफर्ट है, हैम्बर्ग है और मार्सेलीज है। तो सीन नदी के तट पे जो पत्तन है वो मार्सेलीज है, ठीक है। मार्सेलीज जो है सीन नदी तट पे है। और जो हैनोवर पोर्ट है वो वाइजर नदी पे है, WESER, वाइजर नदी, ठीक है। हमवर्ग जो है वो एल्ब नदी पे है, ठीक है। हमवर्ग जो है एल्ब नदी, एल्ब नदी पे है, एल्ब नदी पे है। और जो फ्रैंकफर्ट है वो जो है ओडर नदी पे है, ओडर नदी, ठीक है। तो डी आंसर से ये मार्सेलीज है। अगला है कनारी धारा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कनारी की धारा के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो पहला कि यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये बात सही है। जब जैसे देखेंगे आप, तो यहाँ मोरक्को है, मोरक्को यहीं के पास में कनारी यहाँ से फ्लो होती है। तो कनारी की धारा जो है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। दूसरा, व्यापारिक पौने इसकी उत्पत्ति में सहायक हैं। तो दोनों बात इसकी सही है, ठीक है। सी वाला आंसर सही है। जो व्यापारिक पौने हैं भूमध्य रेखा वाली, वो आती हैं इस तरीके से, तो इसको उत्पत्ति में वही सहायक है। कि ठंडी जलधारा, याद रखिएगा ठंडी जलधारा है ये। तो इसका सी वाला आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगला सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है और अवस्थिति है। तो डागर बैंक कहाँ है, रीड बैंक कहाँ है, ग्रेट फिशर बैंक है और ग्रेट बैंक है, ग्रैंड बैंक है, ठीक है। तो कौन कहाँ पे इसको बताना है आपको। तो जो डागर बैंक है वो उत्तरी सागर में है, डागर बैंक उत्तरी सागर में है। और मत्स्य ग्रहण क्षेत्र जो वहाँ बनते हैं जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों मिलती हैं, तो वहीं पे जो है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बनते हैं, ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने पे, ठीक है। दूसरा है रीड बैंक कहाँ पे है। तो रीड बैंक जो है वो दक्षिणी चीन सागर में है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, दक्षिणी चीन सागर में है। ग्रेट फिशर बैंक जो कहाँ पे है, तो ग्रेट फिशर बैंक जो है वो आपका डेनमार्क में है, 2 हो गया, डेनमार्क में है ये। और ग्रैंड बैंक जो है न्यू फाउलैंड में, ठीक है, 4 हो गया, न्यू फाउलैंड में ग्रैंड बैंक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1 3 2 4 इसका सही आंसर है। 1 3 2 4 वाला सी वाला आंसर इसका, ठीक है। इसको याद रखिएगा, डागर बैंक, रीड बैंक, ग्रेट फिशर बैंक और ग्रैंड बैंक,
ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट स्थल रूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस गतिशील शक्ति द्वारा होता है? तो स्टेलेक्टाइट किसके द्वारा होता है? भूमिगत जल है, हिमनद है, पवन है या सागरीय जल है? किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा ये बनता है। ये आंसर सही है, भूमिगत जल के कारण स्टेलेक्टाइट बनता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप के निम्नलिखित देशों में से उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसका उत्तर चुनना है। तो अगर आपको मैप याद होगा आपको यूरोप का, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो स्लोवाकिया जो है सबसे उत्तर से दक्षिण हमको जाना है ना, तो सबसे उत्तर में स्लोवाकिया है। ठीक है, एक हो जाएगा। उसके बाद में जब आएंगे आप तो सर्बिया नीचे आता है हंगरी के। ठीक है, तो हंगरी तीसरे पे हो जाएगा, दूसरे पे हंगरी हो जाएगा, सर्बिया उसके बाद आता है, फिर उसके बाद कोसोवो आता है। ठीक, 4 हो गया। तो 1 3 2 4 इसका सही आंसर है। 1 3 2 4 इसका सी वाला जो आंसर है वो सही है। सबसे पहले है स्लोवाकिया, फिर आता है हंगरी, फिर सर्बिया, फिर कोसोवो आता है। तो थोड़ा मैप देखेंगे तो उसमें आसानी से ये आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो गर्म जलधारा नहीं है पूछ रहा है आपसे। ठीक है, गर्म जलधारा नहीं है मतलब ठंडी जलधारा है। तो हमको बताया था वो कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है, तो पहला ही सत्य है इसका। कनारी जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, अलास्का की धारा गर्म जलधारा है, अगुलहास की धारा जो है गर्म जलधारा है, और क्यूरोसियो की जो जलधारा है वो भी गर्म जलधारा है। तो कनारी की जलधारा गर्म जलधारा नहीं है, ए वाला आंसर इसका सही है, ये ठंडी जलधारा है कनारी की। तीसरा है लवणता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है पछुआ पौने महाद्वीप के किनारे पर लवणता में वृद्धि करती हैं। तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। तो कैसे होती हैं? तो जो पछुआ पौने बहती हैं, जैसे लगभग आप 45 से 60 के बीच में अगर जाएंगे, 40 से 60 के बीच में, या 65 के बीच कह सकते हैं, तो इस बीच में ये नॉर्थ और नॉर्थ और साउथ दोनों में है। तो यहाँ इसके बीच में जो है पछुआ पौने चलती हैं। तो ये क्या करती हैं कि महाद्वीपों की ओर जो है जलों को शिफ्ट करती हैं, ऊपरी सतह का जो जल होता है उसको शिफ्ट करती हैं, उसको ठेल के लाती हैं। समझ रहे बात को? ठेल के लाने से क्या होता है कि जो ऊपरी परत होती है गर्म होती है और जो है इसका वाष्पीकरण होता रहता है। तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि इसमें जो है जल की मात्रा कम होती है और यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से जब ये यहाँ पे पश्चिमी तट पे, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे जब आते हैं तो उस तट को लवणता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। तो भूमध्य रेखा से अगर जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे लवणता में कमी आती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों कमी आती है? क्योंकि वहाँ सूर्यातप भी बहुत कम है, तो वह वाष्पीकरण भी कम होता है, और ऊपर से जो बर्फ पिघलती है तो बर्फ ताज़ा पानी होता है, बर्फ जो जमी होती है वो ताज़ा पानी होता है। तो पिघल के जब उसमें गिरती है, समुद्र में मिलती है, तो वो लवणता को कम कर देती है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं, सी वाला आंसर इसका बिल्कुल ही ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि सभी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं घटित होती हैं। तो ये बात सही है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। तो ये बात गलत है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सबसे कम होती है। जेट धाराओं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होता है। तो ये बात सही है। दूसरा गलत है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा है यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर तापमान में वृद्धि करती है। तो आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, मगर ये सही लगेगा आपको, ये भी सही नहीं है। ठीक है, वो ओजोन परत होती है। तो 1 और 3 है, 1 और 3 यही सत्य है। तो ए वाला आंसर ठीक है। अब इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, कैसे ये कैसे गलत हो गया? तो जैसे विश्व रेखा है 0 डिग्री, तो मान लीजिए 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, तो यहाँ पे अधिक सूर्यताप होता है, तो गर्म होकर हवाएं यहाँ से ऊपर उठती हैं। तो जैसे अभी तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको 2G में, मगर ये सीधे जैसे आप खड़े हैं, जैसे आप भूमध्य रेखा पे खड़े हैं, तो आपके पैर से शुरू होंगी हवाएं और ऊपर चढ़ेंगी, आपके मुंह की तरफ आएंगी और वैसे ऊपर चली जाएंगी, आपके सर से होते हुए ऊपर चली जाएंगी। तो ऊपर जब वो जाएंगी तो ज़्यादा गर्म होती है, तो ज़्यादा ऊपर तक चली जाती हैं। समझ रहे बात को? उसी तरीके से जो ध्रुव पे जब ये क्षोभ सीमा है वहाँ पे हीट मतलब सूर्यताप कम होता है, तो जो हवाएं हैं वो कम गर्म होती हैं और वो नीचे ही बैठी रह जाती हैं। समझ रहे बात की? वो नीचे ही रह जाती हैं। तो ये क्या, जैसे आप देखे होंगे तंबू, जहाँ पे अगर जो सामियाना लगता है, तंबू वगैरह लगता है, तो क्या होता है बीच में जहाँ पे बांस हम लगा देते हैं, तो बांस के यहाँ ऐसे तंबू ऐसे ऊंचा हो जाता है इस तरीके से। तो ये ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। फिर ये किनारे किनारे मान लीजिए ध्रुव है, तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ हवाएं ऊपर उठी हैं, तो काफ़ी गर्म है, तो ज़्यादा दूर तक जाती हैं। तो इस वजह से ध्रुवों पे जो हवाएं हैं कम हीट हैं, तो और भारी भी हैं ठंडी की वजह से, तो कम दूर जाती हैं। तो क्षोभ मंडल को ये उठा के ऊपर कर देती हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल इस तरह से दिखता है ऐसे। ये विषुवत रेखा यहाँ पे बीच में गई है, तो इसलिए यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, और ध्रुवों पे ये ध्रुव है दोनों, यहाँ ध्रुव पे इसकी ऊंचाई कम होती है। समझ रहे बात को? दूसरा कारण होता है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्वाकर्षण जो है ध्रुवों पे अधिक लगता है और जो भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण कम लगता है। तो इस वजह से भी जो जो घूर्णन होता है तो यहाँ पे जो बाहर का फोर्स लगता है वो ज़्यादा लगता है, इस वजह से थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है। याद रखिएगा यही बात है। तो एक और इसका 3 आंसर जो है सत्य है। जेट्स धाराएं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होता है, तो बात सही है। जैसे ये हवाएं ऊपर उठ के जाती हैं तो ये चारों तरफ फैलती है वहां से, ठीक है। कोरियालिस बल के प्रभाव में एक बहुत मोटी एक दायरे में कुछ हवाएं बहती हैं काफी तेजी से, उन्हीं को हम जेट धाराएं कहते हैं, और वो जो क्षोभ सीमा के पास बहती हैं। तो ए वाला आंसर इसका सही है, बाकी सब मामला गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें 35 नंबर का है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन भ्रंश से बनते हैं, या उत्थान हो जाता है या धसान हो जाता है, उससे बनते हैं। तो कौन सा नहीं है इसमें? सतपुड़ा जो है, सियरा नेवेदा है, ब्लैक फॉरेस्ट है और एटलस है। तो एटलस जो है इसमें ब्लॉक पर्वत नहीं, एटलस बलित पर्वत है। बाकी जितने सतपुड़ा हो गया, सियरा नेवेदा हो गया और ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ये सारे जो है भ्रंश पर्वत हैं या ब्लॉक पर्वत हैं, ठीक है। तो डी आंसर सही है इसका, 35वें का डी आंसर जो है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा डी आंसर सही है 35वें का। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से है। तो आल्प्स पर्वत से किस नदी का उद्भव है? गैरान नदी है, लॉयर नदी है, रॉन है और डॉन नदी है। किस नदी का उद्गम है? तो रॉन नदी का है, सी आंसर सही है। रॉन नदी का उद्गम जो है आल्प्स पर्वत से है, ठीक है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करते हैं। तो कौन से ऐसे मेघ हैं जो कि जब चक्रवात आता है तो उसमें जो है सूचना प्रदान करते हैं। तो पच्छाद मेघ है, कपासी मेघ है, पच्छाद अस्तरी मेघ है और वर्षा अस्तरी मेघ है। तो सीरस होते हैं, यही जो है चक्रवातों के आगमन के कारण मतलब सूचक है उसके। जब सीरस बादल बने या पच्छाद मेघ बने, समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है, ठीक है। ए आंसर सही है। सीरस क्लाउड प्रोवाइड द एडवांस इन्फॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ अ साइक्लोन, ठीक है। तो साइक्लोन आने का पूर्व सूचक जो होते हैं पच्छाद मेघ या सीरस मेघ होते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का कि जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो ये समताप मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो समताप में क्षोभ मंडल में चलती हैं, गलत हो गया। ये पश्चिम से पूर्व में चलती हैं, ये इतना ये सही लिखा हुआ है, और इस समताप में नहीं, ये क्षोभ मंडल में चलती हैं, गलत हो गया पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो याद रखिएगा पहला गलत है। समताप में समताप मंडल नहीं है, ये जो है ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इसको, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है। तो अगर मान लीजिए कि क्षोभ मंडल का अगर 90% है तो इसमें 10% ही समताप मंडल का कुछ क्षेत्र आता है, इसमें पूरा नहीं आता है। तो ये जो है समताप मंडल का सबसे निचला क्षेत्र जो है एक आध थोड़ा सा, और क्षोभ मंडल का 90% क्षेत्र जो है इसी में इन्हीं के बीच में चलती हैं ये, ठीक है। तो हल्का सा समताप में रहता है मगर पूरा समताप में नहीं रहता है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम जो है क्षोभ मंडल परत में चलती हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल की परत है जहाँ हम रहते हैं, और यहाँ मौसमी संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 5 से 14 किलोमीटर के बीच में होता है, याद रखिएगा। इसीलिए पहला वाला गलत है, समताप मंडल दिया है जो गलत है, क्षोभ मंडल होगा। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है, तो ये बात सही है, दूसरा वाला। तीसरा कि ये मौसम परिवर्तन से अप्रभावी होती हैं, ये गलत ये भी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका दूसरा ही सिर्फ सही है। अगर देता समताप मंडल का निचला क्षेत्र और क्षोभ मंडल का अपर क्षेत्र अगर देता तब भी ये पहला वाला स्टेटमेंट सही होता। समताप मंडल पूरा दे दिया इसलिए गलत है ये, ठीक है। ये मौसमी परिवर्तन से अप्रभावित होती है, तो ऐसा नहीं है, मौसमी परिवर्तन इसको प्रभावित करती हैं। तीसरा भी गलत दिया हुआ है, केवल 2 सही इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। और जो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ द हेट्रोजेनिटी जेट स्ट्रीम आर द फॉलोइंग 3 टाइप की, 3 टाइप की होती हैं ये। जैसे पोलर जेट स्ट्रीम होती है, पोलर जेट जो कि 40 से 60 के बीच में चलती है, नॉर्थ साउथ दोनों में। फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम होती है, 30 से 65 के बीच में चलती है। और वार्म ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, गर्म पूर्वी जेट धाराएं जो होती हैं 8 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में चलती हैं, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम के बारे में जब 3 जेट स्ट्रीम होती हैं, याद रखिएगा। एक पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है, एक सब ट्रॉपिकल होती है और एक पोलर जेट स्ट्रीम होती है, ठीक। और ये मौसमी परिवर्तन से अप्रभावित नहीं होती हैं, प्रभावित होती हैं ये, तो इसलिए केवल 2 वाला ही सत्य है इसमें। 39 नंबर का सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उद्योग है और केंद्र है, तो सूती वस्त्र, लौह इस्पात, कागज, तेल शोध। तो ओटावा जो है आप देखेंगे, ओटावा, तो सूती वस्त्र कहाँ पे है? तो मैनचेस्टर में सूती वस्त्र है, ठीक है ये, ठीक है। बाकी जो है लौह इस्पात कहाँ पे है? तो लौह इस्पात आपका यावाट में है, यावाटा, ठीक है। कागज कहाँ पे है? तो कागज ओटावा में है, 3 हो गया। तेल शोधन कहाँ है? तो मराकैबे में है तेल शोधन, 2 1 3 4 है इसका, 2 1 3 4 इसका सी वाला जो आंसर है
वो सही है। तो इस क्षेत्र को इस तरह से याद करने की जरूरत है आपको, एग्जाम में पूछता है सीधे सीधे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है। तो काला सागर की सीमा पर अवस्थित कौन सा ऐसा देश है जो नहीं है, उसको सावधानी से बताइए कौन सा नहीं है। तो तुर्की तो है, बुल्गारिया भी है, सर्बिया नहीं है इसमें, यूक्रेन भी है, तो सी वाला नहीं है इसमें। ठीक है, तो ब्लैक सी के अराउंड जो है इसमें जो है देश आते हैं कई। तो कौन कौन से हैं इसमें, तो आप देखेंगे तो इसमें जो है बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया है, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन हो गया, तुर्की हो गया, सर्बिया हो गया। ठीक है, ये जो है सर्बिया इसमें नहीं है, सी जो है सर्बिया नहीं है, सर्बिया नहीं आता। तो बुल्गारिया, रोमानिया, रसिया, यूक्रेन, तुर्की। ठीक है, तो सी वाला आंसर सही होगा इसका। बाकी 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो हुआ है इसका आयोजन 5 से 6 नवंबर 2024 को कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। तो ये बात सही है, पहला वाला सही पूछा भी है। दूसरा है कि इसके मुख्य अतिथि भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्ले वांगचुक थे। तो भूटान के नरेश के बारे में बात कर रहा है ये। तो उसके मुख्य अतिथि जो हमारे राष्ट्रपति हैं थी द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक है, इसलिए गलत है ये। इस विषय का थीम था मध्य मार्ग संतुलन में जीवन की पूर्णता। तो ये भी गलत है, ये इसका थीम नहीं था, तो केवल एक वाला ही सत्य है इसमें। ठीक है, तो इसकी थीम थी द रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथिंग एशिया। तो बुद्धा और धम्मा का रोल एशिया को मजबूत करने के लिए ये इसका थीम था। ठीक है, तो केवल एक ही सही है इसका, पहला वाला, बाकी दोनों गलत है। अगला, हाल ही में समाचार में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। तो 129वां जो संविधान संशोधन है किस पे है, तो वक्त संपत्तियों का नियमन नहीं है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर आधारित है। 42वें का बी आंसर सही है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर आधारित है, 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, इलेक्शन पे आधारित है, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर आधारित है 129वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 43वां क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सूचना का अधिकार संग्रहालय स्थापित किया गया है। सूचना का अधिकार जो संग्रहालय है वो राजस्थान में स्थापित किया गया है, बी आंसर सही है। राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम जो है इस्टेब्लिश इन राजस्थान। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहे रीप्रेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है इसमें। तो इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पारादीप उड़ीसा में किया गया। तो पहला इसका जो है सही है, सही पूछा भी है। दूसरा, इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री डकैती से निपटने समन्वय को बढ़ाना था। तो नहीं, ऐसा नहीं था। इसका उद्घाटन सेशेल्स के राष्ट्रपति बेवेल राम कलावान ने किया, तो ये भी नहीं किए थे। तो केवल एक ही आंसर चाहिए, सी वाला, केवल एक सत्य इसमें। तो इसका उद्देश्य था ऑयल स्पिल को रोकने के लिए। ऑयल स्पिल अगर हो जाए, रोका जाए पहले, अगर हो जाए तो किस तरह से उसे निपटाना किया जाता है। ऑयल का रिसाव जो हो जाता है महासागरों में, रिसाव जो ऑयल का हो जाता है, उसे निपटने के लिए इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो सेशेल्स में ही राष्ट्रपति बेवेल राम कलावन ने एक उद्घाटन किया था जो कि वार एक्सरसाइज थी, वार एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस, उसका जो उद्घाटन किया था राम कलावन ने किया था। इसलिए ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, केवल एक ही से सी वाला आंसर। ठीक है, अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 16 वर्ष की आयु के बच्चों पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है, डी आंसर इसका सही है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया के यूज से रोक लगा दिया है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे इगास पर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इगास पर्व क्या है भाई, इसके बारे में बताना है। तो प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो पहला सत्य इसका, इसे दीपावली से 10 दिन पूर्व मनाया जाता है। तो ये गलत है, 11 दिन बाद, दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। 11 दिन बाद जो है, दीपावली के 11 दिन बाद इसको मनाया जाता है। दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक ही सही है, सी वाला आंसर सही है, दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किस झील में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। तो कहाँ पे, मुझसे सांबर झील में हुआ है, ये आंसर सही है। पिछोला नहीं है, चिल्का नहीं है, पुलिकट भी नहीं है। तो 600 माइग्रेटरी बर्ड्स डाई ड्यू टू द एवियन बोटुलिज्म कॉज बाई हाई टेम्परेचर एंड लो सैलिनिटी इन सांबर लेक।
ठीक है, तो हाई तापमान अधिक हो गया था और जो सैलिनिटी थी वो बढ़ गई थी अधिक, इसी वजह से वहाँ पे पक्षियों की मृत्यु हो गई। अगला है कि हाल ही में सैमंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना के लिए उनको दिया गया है? तो ऑर्बिटल के लिए दिया गया है, डी आंसर सही है। 38वां का ऑर्बिटल के लिए इनको दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि वालोंगान वालोनगांग विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। तो वालोनगांग इस विश्वविद्यालय का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। दूसरा है कि भारत में इसका परिसर गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा सही, पहला गलत है। इसका उद्देश्य भारत में कुशल फिटनेस पेशेवर की बढ़ती मांग को पूरा करना है। तो 2-3 इसका सही है। इसका जो पहला है वो गलत है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया से है बेलोनगांग जो विश्वविद्यालय है, ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय है, तो इसलिए 2-3 इसका सही है। अगला जो है पहला गलत है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने सैयद मोहम्मद इंटरनेशनल वेटवेंटिंग टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो कहाँ पे ये हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है, डी आंसर सही है, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। अगला कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वतों श्रेणियों के मध्य है? तो कश्मीर घाटी जो है कहाँ का है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल और धौलाधर। तो आपको क्या लग रहा है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कि पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में है? बताइए। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। 91 का ए आंसर सही है, समझ रहे हैं। अगला है काली मृदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही नहीं है काली मृदा के बारे में, क्या ठीक नहीं है इसमें? तो पहला है इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये बात सही है। इसकी पारगम्यता कम होती है, तो ये भी बात सही है। ये लंबी अवधि तक नमी बनाए रखने में सक्षम है, तो ये बात सही है। यह फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों से समृद्ध है, तो ये बात गलत है, ठीक है, ये बात सही नहीं है। तो डी आंसर इसका सही है, यही वाला गड़बड़ है, बाकी तीनों सही था। अगला निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो प्रायद्वीपीय भारत की है अनाईमुड़ी है, बी आंसर सही है, अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की कह सकते हैं या प्रायद्वीपीय भारत की। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन? कह रहा शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो उत्तर पूर्वी मानसून दिया हुआ है, तो इसी का परिणाम है। बाकी दक्षिण पूर्वी मानसून का नहीं है, शीतोष्ण चक्रवात का नहीं है, शीतोष्ण प्रतिबंधी चक्रवात का नहीं है, स्थानीय वायु परिसंचरण का भी नहीं है, ये वाला आंसर सही है। अगला है कर्णप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? तो अलकनंदा कामन होगी, याद रखिएगा, अलकनंदा जो है वो कामन होती है। बाकी कर्णप्रयाग में पिंडार मिलती है, याद रखिएगा। तो अलकनंदा एवं पिंडार मिलती है यहाँ पे, तो सी वाला जो आंसर है 55वें का वो सत्य है। रिवर गंगा की सब इन्हीं से मिलकर बनाया था। देवप्रयाग में ये कर्णप्रयाग पूछे, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलती है, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है? तो लैगून झील नहीं है इसमें बताना है आपको। तो बेम्बनाद लीग जो है लैगून झील है, पुलिकट लैगून है, चिल्का भी लैगून है, लोकटक झील लैगून झील नहीं है, सी आंसर है, लैगून झील ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसमें अरुणाचल हिमालय में निवास करने वाले निम्नलिखित जनजातियों को उनके अधिवास के अनुसार पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है। तो पश्चिम से हमको पूर्व जाना है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम से पहाड़ भी है, तो याद रखिएगा, उसी हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इन्हीं के नाम पे पहाड़ भी बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आता है मोनपा, मोनपा आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, मोनपा आते हैं, ठीक है, 2 हो गया मोनपा। फिर उसके बाद में ओबोर आते हैं, ओबोर के बाद मिसमी आते हैं, ठीक है, मिसमी आएंगे। फिर से आगे नागा, 2 1 4 3 से सही है, डी आंसर सही है, 2 1 4 3। तो पहले आएंगे मोनपा, ओबोर, मिसमी, नागा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में दुआर आकृतियां पाई जाती हैं? तो दुआर जो पाए जाते हैं किस उपखंड में पाए जाते हैं, पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस उपखंड में पाए जाते हैं भाई? तो कश्मीर हिमालय में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल में नहीं, ये सिक्किम हिमालय में दुआर पाए जाते हैं, ठीक है। 98 का डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 59 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं? तो कौन सी ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां हैं? तो सुबनसिरी है, धनसिरी है, मानस है, बूढ़ी गंगा है, कामेंग है। तो बाएं तट का पूछ रहा है, तो ऐसे जब वो चलती है तो इसे बाएं तट कौन होगा? तो इधर तो दाएं हो जाएगा ये वाला, और इधर होगा बाएं। तो जो नीचे इधर से आके मिलती है वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है।
तो धनसिरी मिलती है आके यहाँ पे, और जो है बूढ़ी दिहांग मिलती है। ठीक है, तो बूढ़ी दिहांग और धनसिरी जो है आके मिलती है। तो 2 4 इसका सही आंसर है, बी वाला आंसर ठीक है। बाकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, लेफ्ट बैंक पे ये दोनों मिलती हैं, बाकी राइट बैंक पे। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन है कि कीली वैली लैगून, वैली लैगून झील भारत में किस राज्य में अवस्थित है? तो कीली वैली के बारे में पूछ रहा है, किस राज्य में? तमिलनाडु, उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। सी आंसर सही है। लैगून झील है, सैलो बॉडी ऑफ वाटर है इसमें, जो कुछ जो भाग है वो उससे आता है, समुद्र के पानी से आता है, तो लैगून है ये। अगला है कि स्थानांतरित कृषि है और राज्य है, कहाँ पे कौन सी कृषि होती है इसके बारे में बताना है। ठीक है, कौन सा सही है? तो 61 नंबर क्वेश्चन है। तो पूनम जो है केरल में है, पहला ठीक है। बीवार जो है मध्य प्रदेश में, तो बीवार मध्य प्रदेश में कहते हैं इसको। बीरा गुजरात को में कहते हैं, तो बीरा गुजरात में नहीं है। पोंडू जो है उड़ीसा में है, तो पोंडू उड़ीसा में है। तो 1 2 4 सही है इसका, सी वाला आंसर ठीक है। सी वाला गड़बड़ है इसमें। बीरा जो है मध्य प्रदेश के अन्य भागों में बीरा कहा जाता है। ठीक है, बीवार भी और बीरा भी मध्य प्रदेश के अन्य पार्ट में जो है बीरा कहते हैं इसको। किस कल्टीवेशन को? तो स्थानांतरित कृषि को। गुजरात में नहीं है वो। तो सी आंसर सही है, 1 2 4 27 का। अगला है करेवा संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो करेवा संरचना यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय की विशेषता है। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की विशेषता करेवा है, तो गड़बड़ है। ये जम्मू कश्मीर जो हिमालय है वहाँ का है। ठीक है, तो कश्मीर वैली में है ये। ठीक है, कश्मीर वैली के एरिया को जो कश्मीर वैली में जो मिट्टी की संरचना है उसको करेवा कहते हैं, लेसर हिमालय में। ठीक है, दूसरा है इसका निर्माण झील में एकत्रित हुए निक्षेप एवं अवसादों से हुआ है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है इसमें। तीसरा है यह जाफरान की खेती के लिए विख्यात है, तो दोनों 2 3 सही है इसमें। बी आंसर है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। कश्मीर हिमालय या कश्मीर घाटी श्रीनगर वाले क्षेत्र में ये मिलता है करेवा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूड़ भूमि के संदर्भ में सही है? तो भूड़ भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है उसके बारे में बताना है। तो यह गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह गंगा और रामगंगा क्षेत्र में नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है, तो भूड़ भूमि जो है पहला ही सत्य है इसका, यहीं पाई जाती है। दूसरा लिखा है इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, कम आवरण के कारण मिट्टी मुलायम होती है, और इसमें बालू का अंश कम होता है, तो ये सारा गलत है, पहला ही सही है 63 नंबर का। ठीक है, ये बांगर सॉइल है, ये बांगर सॉइल का ही एरिया है, ये अपर सॉफ्ट सॉइल है, ये जो है जो खराब हो गई होती है। तो ये भूड़ भूमि जो है गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा, पहला सत्य इसमें। 64 नंबर क्वेश्चन है कि कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि कुल्लू घाटी में शीतकाल में अत्यधिक हिमपात होता है, ये बात सही है। कारण क्या है कि शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ से अर्धताधारी आर्द्रताधारी पवन आती है, तो ये बात भी सही है। तो दोनों कथन इसमें सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला आंसर सही है। तो कुल्लू घाटी में शीतकाल में अत्यधिक हिमपात होता है, इसका कारण क्या है कि कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, जो भूमध्य सागर में होता है, ठीक है, वहाँ से जो है आर्द्रताधारी पवनें आती हैं जो कि घाटी में आके हिमपात करती हैं। दोनों कथन सही है, सही उसकी व्याख्या भी कर रहा है। वेस्टर्न साइक्लोन जिसको कहते हैं, मेडिटेरियन रीजन में ये मोस्टली बनता है, और नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया को इफेक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का कि दक्षिण भारत में स्थित सेन्नाकोट्टा दर्रा, काफी महत्वपूर्ण है सेन्नाकोट्टा दर्रा, निम्नलिखित में से किसके मध्य अवस्थित है? तो सेन्नाकोट्टा किसके मध्य है? तो काफी कई बार एग्जाम में पूछ दिया है ये। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई में नहीं है, अन्नामलाई और कार्डमम के पास भी नहीं है, ये कार्डमम और नागरकोइल में स्थित है। ठीक है, ये कार्डमम और नागरकोइल के मध्य अवस्थित है सेन्नाकोट्टा दर्रा। ठीक है, सी आंसर सही है। तो ये जो सेन्नाकोट्टा दर्रा है, अगर आप जानते होंगे आप, तो मदुरई जो सिटी है तमिलनाडु का, ये कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट केरला से जोड़ता है। ठीक है, केरला का जो कोट्टयम जिला है और मदुरई को जोड़ता है तमिलनाडु में, तो केरल और तमिलनाडु के मध्य में अवस्थित है।
ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब जो है कौन कौन से इसमें आते हैं? तो बिष्ट दोआब के क्षेत्र में किन नदियों के मध्य विस्तृत है? तो बिष्ट में एक जो है आपका, तो बी से होगा ब्यास, यस से होगा सतलज, तो ब्यास और सतलज के बीच में अवस्थित है, तो ए वाला आंसर सही है। ब्यास और सतलज के को ही के मध्य विस्तृत जो क्षेत्र होता है उसको बिष्ट देवाज, ब्यास एवं सतलज दोआब के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पहला ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उमियम झील जो इंपॉर्टेंट है, बताइए किस राज्य में अवस्थित है उमियम झील? तो मेघालय में है, मणिपुर में, मिजोरम में, सिक्किम में, तो मेघालय में है उमियम झील, ये आंसर सही है, मेघालय में है। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से प्रयास मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकते हैं? तो मृदा को जो संरक्षण करना है तो कौन से जो प्रभाव है, प्रयास हैं वो प्रभावी होंगे? तो श्रेणीदार कृषि है, बालुका स्फूटों का स्थिरीकरण है, शुष्क कृषि को बढ़ावा है, और बाढ़ नियंत्रण है। तो मृदा संरक्षण को कौन प्रभावित करते हैं? तो श्रेणीनुमा कृषि भी मृदा संरक्षण रोकने के लिए होती है, बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण भी ये मृदा का संरक्षण कर सकता है, शुष्क कृषि को बढ़ावा देना मतलब कम सिंचाई करना भी मृदा के संरक्षण में बढ़ावा दे सकता है, और बाढ़ नियंत्रण भी हो सकता है। तो सभी है, डी आंसर सही है, सभी शामिल है इसमें। 68वें का डी आंसर सही है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थ स्थल दिया हुआ है, पर्वत श्रेणियां दी हुई है, तो श्रवण बेलगोला कैमूर में नहीं है, गलत हो गया। हेमकुंड साहिब बिंद में नहीं, बिंद श्रेणी में नहीं, ये भी गलत हो गया। माउंट आबू अरावली श्रेणी में है, ये सत्य है। चरार ए शरीफ जो है शिवालिका श्रेणी में, तो भी गलत है। तो केवल इसमें 3 ही सत्य है, सी वाला आंसर सही है। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, कैमूर कर्नाटक में नहीं फैला हुआ है, इसलिए गलत हो गया। हेमकुंड जो है, हेमकुंड सिक्किम में है, सिक्किम में है शिवालिका श्रेणी में, ठीक है। माउंट आबू तो यहीं पे अरावली में है, ठीक है। और चरापे शरीफ जो है मुस्लिम जो पिलग्रिम साइट है, लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर हिमालय में है, शिवालिक में नहीं है, तो इसलिए गलत है। तो तीसरा सत्य है इसमें केवल। अगला, भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो पूर्वी तट का निर्माण अवतल, जबकि पश्चिमी तट का निर्माण उभार के कारण हुआ है। पूर्वी तट का निर्माण अवतलन, जबकि पश्चिमी तट का निर्माण जो उभार के कारण हुआ है। तो सही पूछा है, तो ये गलत है, ये उभार और अवतरण का मामला नहीं है। बी है, पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट में डेल्टा का अभाव है, बी वाला तो सही है। पूर्वी तट के विपरीत जो है पश्चिमी घाट में डेल्टा नहीं बनते हैं, एस्च्यूरी बनती है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है, पूर्वी तट की संरचना प्राकृतिक बंदरगाह हेतु अधिक उपयुक्त है, नहीं, पूर्वी घाट की जो है प्राकृतिक बंदरगाहों हेतु उपयुक्त नहीं है, पश्चिमी घाट जो है प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त है। डी है, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े तथा उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है, तो भी गलत है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है मध्य में चौड़े और उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है, नहीं, ये गलत है। तो इसका बी वाला जो आंसर है वही सत्य है, बी आंसर सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी वाला आंसर सही है 70 नंबर का। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का कह रहा है कि अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है इसमें कि प्राथमिक भूकंपीय तरंगे किसी भी माध्यम से संचरित होने का गुण रखती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्राइमरी वेव होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही भ्रमण कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं, चल सकती हैं, ये बात सही है। कारण है कि प्राथमिक जो भूकंपी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, ठीक है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है। तो जो सेकेंडरी वेव होती है, एक पी वेव होती है, एक एस वेव होती है, एक लब वेव होती है। तो पी वेव के बारे में बात कर रहा था, तो दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर अनुक्रम है? पूर्व से फिर हमको पश्चिम जाना है इधर, ठीक है। तो बताना है कौन सा पूर्व से पश्चिम में अगर जाते हैं तो कौन सा आता है इसमें? तो पूर्व से पश्चिम जानते हैं, पूर्व सबसे पूर्व में ओंटारियो है, ठीक है, फिर ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन है, फिर सुपीरियर सबसे पश्चिम में है, याद रखिएगा। तो इधर से आएंगे पश्चिम से, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और ओंटारियो आता है। इसका बी वाला जो आंसर है वही अनुक्रम जो है पूर्व से पश्चिम में, वो सत्य है, ठीक है, बी वाला सही है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है बताना है। तो जलीय अवसादों के निक्षेपण के क्रम में महीन कण स्थल के पास तथा बड़े कण सागर की ओर जमा होते हैं, ये गलत है। जलीय अवसादों के निक्षेप के क्रम में जो महीन कण होते हैं वो स्थल के पास नहीं, बड़े कण जो होते हैं स्थल के पास जमा होते हैं और महीन कण जो है आगे चले जाते हैं। जैसे यहाँ से गिर रहा है तो जो बड़े होंगे यहीं रुक जाएंगे और बाकी जो महीन और जो पानी में घुले होते हैं वो आगे तक चले जाते हैं।
दूसरा है सागरी लहरों की सक्रियता वाले डेल्टा में डेल्टा का तीव्र विस्तार होता है, तो तीव्र कटान होता है, विस्तार नहीं होता, तीव्र कटान होता है। तो ये भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो, दोनों ही गलत हैं, तो कोई भी सत्य नहीं है। डी आंसर सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, क्योंकि जलीय अवसाद के निक्षेपण के क्रम में महीन कण जो है स्थल के पास नहीं होते, बड़े कण जो होते हैं स्थल के पास होते हैं, और जो महीन कण होते हैं सागर के वो जमा होते हैं, और ये महीन कण जो लहरें आती हैं उनको काटती रहती हैं, तो विस्तार नहीं होता, उनका कटान होता है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पत्तन है। तो कृत्रिम पत्तन है, तो अगर आप पश्चिमी घाट में अगर होगा, इधर होगा पश्चिम की तरफ होगा, तो वो प्राकृतिक बंदरगाह में लगभग आते हैं। जो अगर पूरब में है तो पूरब में लगभग कृत्रिम पत्तन आते हैं, क्योंकि प्राकृतिक पत्तन बनने का जो आइडियल जो एरिया है वो पश्चिमी घाट की तरफ ही है। ठीक है, बाकी पूरब में दिक्कत का मामला है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है? 74 नंबर का आंसर बताइए। तो चेन्नई पोर्ट कृत्रिम पत्तन है। ठीक है, ए आंसर सही है, चेन्नई पोर्ट जो है वो कृत्रिम पत्तन है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है कि तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, लोहा, अमोनिया युक्त दोमट मिट्टी, गर्म एवं नम जलवायु, उपयुक्त जलवायु दशाएं किस फसल के लिए आवश्यक हैं। तो 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। कि कहवा है, रबर है, नारियल है, चाय है, तो किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है? तो रबर के लिए इंपॉर्टेंट है। रबर में बारिश की आवश्यकता ज़्यादा होती है, सदाबहार जो वन होते हैं, सदाबहार जो फसलें होती हैं उसमें रबर आता है, याद रखिएगा। इसमें तो रबर में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, तो उसका बी वाला आंसर सही है कि तापमान भी इसको अधिक चाहिए और बारिश भी अधिक चाहिए, और लोहा और अमोनिया युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और गर्म और नम जलवायु होनी चाहिए यहाँ पे। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो अवसादी चट्टान कौन सी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक होती है, जो मेन रॉक से टूट के निक्षेप होके जो नई चट्टानें बनती है वो अवसादी चट्टान होती हैं। पहला, ये पृथ्वी के स्थल मंडल के लगभग 3/4 भाग का विस्तार है, भाग पर विस्तृत है अवसादी चट्टानें। तो बताना है कौन से इसमें सही है। तो ये पृथ्वी के स्थल मंडल के लगभग 3/4 भाग में विस्तृत है, 3/4 भाग में, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा है कि जल अवसादों के जमाव के लिए अनुपयुक्त परिस्थिति प्रदान करता है। जल जो है अवसादों के जमाव के लिए अनुपयुक्त परिस्थिति प्रदान करता है, अतः जल के नीचे अवसादी चट्टानों का निर्माण नहीं होता। तो ये गलत है, जल के नीचे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, दूसरा गलत है। तो केवल पहला ही सही है, ए आंसर सही है। देखे होंगे कि जैसे जैसे कोई तालाब होता है उसमें कोई कहीं से अगर पानी आकर नदी से कहीं से भी गिरता है तालाब या पोखरे में, जो कि अवसाद युक्त पानी होता है, तो धीरे धीरे वो मोटा होने लगता है। ऐसे तालाब जो नीचे से गहराई उसकी कम होने लगती है। जैसे गांव में घर के बगल में देखे होंगे पानी निकासी के लिए जो नाली बनी होती है, तो नाली को आपको समय समय से साफ करना होता है, अदरवाइज जो उसमें नीचे नीचे मिट्टी जम जाती है, मिट्टी जो है बैठने परत दर परत बैठने लगती है और काफ़ी मोटी हो जाती है। मोटी होने के बाद में ऊपर तक आ जाती है और पानी जो है ओवरफ्लो होने लगता है। तो वही मामला इसमें है, तो गलत लिखा है दूसरा वाला, पहला वाला सत्य लिखा है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काकेकस राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है काकेकस में कौन सा नहीं है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जो है काकेकस में आते हैं। ठीक है, बाकी लातविया नहीं आता इसमें, तो बी वाला गलत है, इसमें बी वाला ही नहीं आता इसमें, याद रखिएगा। तो लातविया बाल्टिक देश है, समझ रहे हैं। तो काकेकस में अगर काकेकस जो राज्य हैं उनमें आर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, और कुछ भाग जो है साउथ रसिया का भी इसमें आता है, साउथर्न रसिया। ठीक है, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान इसमें आता है, कुछ भाग रसिया का भी आता है काकेकस राज्यों में। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति है और क्षेत्र दिया हुआ है। तो बुशमैन, यूकागिर, बोरो और खरगिज। तो कह रहा है कितना सही सुमेलित है इसमें? 1 सही है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने सही सुमेलित हैं इसमें? तो बुशमैन ये सहारा डेजर्ट में नहीं होते, कालाहारी में पाए जाते हैं, कालाहारी में रहते हैं। ठीक है, बाकी यूकागिर जो है साइबेरिया वाले क्षेत्र में है, बोरो जो है अमेजन बेसिन में है, बोरा, खिरगिज जो है मध्य एशिया और ये किर्गिस्तान में अब मिलेंगे, किर्गिस्तान में ये पाए जाते हैं। तो ये बी सी डी सही है, 3 सही है इसमें, सी वाला आंसर ठीक है। 3 जो है सही सुमेलित थे, बाकी जो बुशमैन सहारा मरुस्थल में नहीं है, कालाहारी में है। अगला है महासागरी तरंगों, ये जो सुनामी के संदर्भ में कितना विचार करना है। तो महासागरी तरंगों सुनामी के बारे में बताना है। तो इसका प्राथमिक कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी से महासागरी धरातल में उत्पन्न हलचल है, पहला ठीक है। दूसरा है कि इनकी गति गहरे समुद्र में अधिक एवं उथले समुद्र में कम होती है। तो कौन सा आंसर सही है इसमें बताना है। तो इनकी जो गति होती है गहरे समुद्र में गहरे समुद्र में कम होती है और उथले समुद्र में इनकी जो गति होती है अधिक होती है। सही कथन पूछ रहा है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। तो 69 का जो है 79 का 1 सही है, ये वाला।
ठीक है। इनकी गति जो होती है गहरे समुद्र में कम होती है और उथले समुद्र में बहुत अधिक होती है, इसी वजह से ये तटों पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि जलसंधि दिया हुआ है और अवस्थिति दी है, कितने सही सुमेलित हैं इसको बताना है। जलसंधि है और अवस्थिति है, कितने सही है बताना है। ठीक है, तो यूकाटान जलसंधि जो है मैक्सिको और क्यूबा में है, तो ये बात सही है, मैक्सिको और क्यूबा, ये ठीक है। मैक्सिको और क्यूबा में, इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, ये बात सही है। डोवर जलसंधि जो है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, ये बात सही है। जिब्राल्टर जलसंधि मोरक्को स्पेन को अलग करती है। और ओट्रांटो जो है इटली और सिसिली नहीं है, अल्बानिया है। ठीक है, तो ये इटली को अल्बानिया से अलग करता है, अल्बानिया। ठीक है, तो इसीलिए गलत है सी वाला। तो 3 ही सुमेलित हैं, सी आंसर सही है। 3 सुमेलित हैं इसमें केवल, चौथा इसमें जो सी वाला है गलत है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभी कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, तो ये बात सही है। भूमध्य रेखा के पास में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कारण दिया कि भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल सर्वाधिक होता है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में कोरियालिस बल 0 होता है, इसी वजह से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उत्पन्न नहीं होते। तो केवल एक सत्य है, दूसरा गलत है इसमें, तो ए सत्य है, आर असत्य है, तो ए वाला आंसर सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सीरिया के साथ सीमा नहीं बनाता। तो सीरिया के साथ तुर्की बनाता है, ईरान है, इराक है, लेबनान है। तो सीरिया के साथ जो है कौन सा जो है देश जो सीमा नहीं बनाता है, तो वो ईरान है। ठीक है, बी आंसर से ईरान नहीं बनाता, मगर तुर्की है, इराक है और लेबनान जो है सीरिया के साथ जो सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीरिया के साथ ईरान जो है सीमा नहीं बनाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य निर्धारित करता है, मध्य सीमा निर्धारित करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आल्प्स है, बासजेस है, पेरिनीज है, जूरा है। तो कौन सा पर्वत है, तो पेरिनीज है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है ये। पेरिनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, पेरिनीज को याद रखिएगा। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो अटलांटिक महासागर में कौन सी गर्त जो है अवस्थित है, इसको बताना है। तो डायमेटिना गर्त ये नहीं है, सैंडविच गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, बी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, ये भी नहीं है और अमीरांटे गर्त भी नहीं है। ठीक है, तो अल्यूटिनिया गर्त कहाँ पे बताइए आप, तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और डारमेटिना गर्त कहाँ पे है, डारमेटिना ट्रेंच कहाँ है, तो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया बेसिन में ये है। ठीक है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सैंडविच बेसिन कहाँ है भाई, सैंडविच बेसिन पता चल गया आपको कि अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी शांत कटिबंध है डोल्ड्रम की विशेषताएं हैं। तो डोल्ड्रम जो है की विशेषताएं कौन सी हैं, तो निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। ठीक, 10 से 10 उत्तर दक्षिणी अक्षांश के मध्य विस्तृत है, ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं की अनुपस्थिति है। तो डोल्ड्रम वो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत हलचल नहीं होती, शांत वातावरण बना होता है 10 से 10 डिग्री के बीच में। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो बेल्ट होता है, या 0 डिग्री ये है मान लीजिए, 10 डिग्री नॉर्थ में, 10 डिग्री साउथ में, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको डोल्ड्रम कहते हैं। यहाँ पे ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पे वर्टिकल हवाओं का मूवमेंट होता है, तो शांत कटिबंध पेटी इसको कहा जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए दिया निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, तो ये बात सही है, लो प्रेशर बेल्ट होता है यहाँ पे। और 10 से उत्तरी और 10 दक्षिणी जैसे दिखाया गया यहाँ पे, नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ है या साउथ है, ये 0 डिग्री है, तो वहाँ के मध्य विस्तृत है। ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं की अनुपस्थिति है, तो ऊर्ध्वाधर ही वायु धाराएं यहाँ पे पाई जाती हैं, इसलिए तीसरा वाला गलत हो गया है। तो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसी वाले क्षेत्र को 10 से 10 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र को ही हम यहाँ पे ITCZ के नाम से भी जानते हैं हम इसको। 86 नंबर क्वेश्चन है, जलवाष्प के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जलवाष्प के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, इसमें बताना है। तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। तो जब ऊंचाई में वृद्धि होती है तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, ये बात सत्य है। यह वायुमंडल को न अधिक गर्म होने देता है और न अधिक ठंडा होने देता है। तो यह वायुमंडल को न तो अधिक गर्म होने देता है, न ही अधिक ठंडा होने देता है, ये भी बात सत्य है। यह उष्णकटिबंध के उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में वायु का 4% तक हो सकता है। तो यह उष्णकटिबंध के उष्ण और आर्द्र क्षेत्र को में वायु का 4% हो सकता है, तो ये भी बात सत्य है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है,
कोई भी गलत नहीं है इसमें, तीनों सत्य है इसमें, याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिरिपाद पठार है? तो गिरिपाद पठार कोलंबिया का पठार है, मैक्सिको का पठार है, पेटागोनिया का पठार है, या पेरू का पठार है? तो गिरिपाद पठार कौन सा है इसमें? तो पेटागोनिया का पठार है, सी आंसर सही है। तो जो पठार जो है किसी माउंटेन के गिरिपाद में अवस्थित होता है उसको हम गिरिपाद पठार कहते हैं। जैसे कि पेटागोनिया का पठार जो है माउंट के पर्वत के एकदम निचले हिस्से में फैला हुआ है, इसीलिए इसका गिरिपाद पठार कहते हैं, पेटागोनिया का पठार। ठीक है, तो पेटागोनिया का पठार साउथ अमेरिका में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बेस्ट एग्जाम्पल है गिरिपाद का। अगला 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र केंद्र है और देश है कहाँ पे है? तो लीपजिंग है, कम्बरलैंड है, एटवर्प है और हैमिल्टन है। तो कह रहा है कितना इसमें सुमेलित है, पूछ रहा है कितना सुमेलित है इसमें। तो लेपजिंग जो है जर्मनी का क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लेपजिंग जर्मनी में है, कम्बरलैंड जो यूएई में है, एंटवर्प जो है ये बेल्जियम में है, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, और हैमिल्टन जो है कनाडा में है। तो ये दोनों तो गलत है, सी और डी, बाकी एक और ए और बी सही है। तो इसका बी वाला आंसर से केवल 2 ही सही सुमेलित है, बाकी और 2 है, 2 गलत हैं इसमें। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कथन और कारण वाला है। तो अभिकथन कह रहा है कि सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है, ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य तप की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर करता है, तो ये बात भी सही है। तो दोनों कथन सही है मगर व्याख्या सही नहीं कर रहा। सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पहुंचता है, इसका मतलब ये नहीं कि धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य तप की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर करता है। तो दोनों सत्य है मगर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। जो भी धरातल पर जो सौर मंडल जो सौर ऊर्जा पहुंचती है, सौर तरंगे जो पहुंचती है धरातल में, तो धरातल इसको जब अवशोषित करता है, फिर जब धरातल इसको एमिट करता है इसको रेडिएशन को, तो ये जो है उच्च तरंगे या दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है, दीर्घ तरंग के रूप में छोड़ता है इसको, याद रखिएगा। तब इसको वायुमंडल जो है इसको अवशोषित करता है और यहाँ की हवाएं इसको रोकती हैं। ठीक है, हवाएं या वायुमंडल कह सकते हैं, रोकता है। तो सी आंसर सही है इसका। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो शनि ग्रह का उपग्रह कौन सा नहीं है भाई इसमें? तो टाइटन तो है, फोबे भी है, हाइपेरियन भी है, इसका डीमोस नहीं है, बी आंसर सही। डीमोस जो है इसका शनि का उपग्रह नहीं है, तो डीमोस बी आंसर सही है इसका, डीमोस नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि G20 के बारे में पूछ रहा है ये। तो कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से कथन विचार करना है। तो इसका 19वां संस्करण था, तो ये बात सत्य है, 19वां संस्करण था, ब्राजील में आयोजित हुआ था इसका। यह ब्राजील में आयोजित प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था, तो ये भी बात सही है। इसमें 19 सदस्य देशों के साथ अफ्रीका संघ एवं यूरोपियन संघ ने प्रतिभाग किया, तो ये बात सही है। तीनों ही कथन सही है, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट G20 कौन सा देश उसकी मेजबानी करेगा, इसको कमेंट में बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका करेगा कि कौन करेगा, इसको बताइएगा जरूर। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, तो पहला इसका सही है, 1986 में इसकी स्थापना हुई, सही कथन भी पूछ रहा है। इसके विजेता को प्रशस्ति पत्र के साथ 1 करोड़ रुपए मौद्रिक पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो 1 करोड़ नहीं है, 25 लाख रुपए दिया जाता है इनको, 25 लाख रुपए दिया जाता है, 1 करोड़ नहीं, ये गलत हो गया। वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है, तो ये बात सही है। तो 1-3 इसका सही आंसर है, डी वाला आंसर इसका सत्य है, 1-3 सही है। इसके विजेता को 25 लाख रुपए दिया जाता है, करोड़ नहीं, 25 लाख रुपया दिया जाता है प्राइज मनी। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने मिस यूनिवर्स 2024 जीता है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो डेनमार्क के संबंधित हैं, चेक गणराज्य, पुर्तगाल है, हंगरी है, तो डेनमार्क से संबंधित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डेनमार्क की हैं ये, विक्टोरिया केजर थेल्विंग जो है डेनमार्क की हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। 94 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस भारतीय को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शुभ को, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, दलजीत दोसांझ। तो किसको किया है भाई? तो शुभ को किया है, शुभ, ए आंसर सही है। तो पंजाबी रैपर हैं शुभ, इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का। ठीक है, UNFCCC ने। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो पहला, इसका आयोजन IIT गुवाहाटी में किया गया, तो ये बात सही है। दूसरा है, इसमें सूर्य को 10 मीटर ऊंची वास्तविक सतह प्रकृति को प्रदर्शित किया गया, तो ये इसमें सूर्य की 10 मीटर ऊंची वास्तविक सतह प्रकृति को प्रदर्शित की गई। तो 10 मीटर ऊंची
सूर्य की नहीं, मून की गई है, चंद्रमा की गई है, सूर्य की नहीं, इसलिए गलत हो गया, चंद्रमा की गई है। तीसरा है विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की प्रमुख पहल है। तो वैज्ञानिका जो है विज्ञान साहित्य महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की प्रमुख पहल है, तो ये बात सही है। तो 1-3 इसका सही आंसर है, डी वाला आंसर सही है, 1-3, दूसरा गलत है। मून के बारे में बात की गई है। अगला है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ब्राट है, AI है, रिज है, ब्रेन रोट है। तो किसको जो है शामिल किया है? तो कोलिंग डिक्शनरी ने किस शब्द को शामिल किया है अपने उसमें? तो ब्राट को शामिल किया, BRAT, ब्राट। ठीक है, ब्राट ऑफ द ईयर। ठीक। 97वां क्वेश्चन है कि 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया, तो सही बात है, ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया है। दूसरा है कि भारत 5वीं बार प्रतियोगिता का विजेता बना है, तो ये बात भी सही है, भारत 5वीं बार प्रतियोगिता का विजेता बना है। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का नेतृत्व आमिर अली ने किया है, तो ये बात भी सही है। तीनों ही कथन इसके सही हैं, ए वाला आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एशिया कप 11वीं मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारत में पैंटसिर मिसाइल सिस्टम निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने पैंटसिर मिसाइल सिस्टम किस देश के साथ समझौता किया भाई? तो इजराइल है, रूस है, ईरान है, अमेरिका है। तो रूस के साथ समझौता किया है, बी आंसर सही है, पैंटसिर मिसाइल सिस्टम रूस के साथ समझौता किया भारत ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो राज्य है और महोत्सव और त्यौहार है। तो मेघालय में कौन सा होता है, और नागालैंड में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, और आंध्र प्रदेश में क्या है? तो हार्नबिल तो होता है, आपका जानते ही होंगे कि नागालैंड में ही होता है। ठीक है, मेघालय में मेगोंग होता है, ये भी ठीक है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा होता है, तो ये भी ठीक है। और आंध्र प्रदेश में उगादी होता है, तो 4 हो गया। तो 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक। तो मेघालय में मेगोंग, नागालैंड में हार्नबिल, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में उगादी होता है। दोनों ही कथन सही है, सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन सही सुमेलित हैं, सत्य नहीं है, बी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में संपन्न हुए निम्नलिखित युद्ध अभ्यासों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसको बताना है। तो सबसे पहले कौन हुआ, सबसे बाद में कौन हुआ वर्ष 2024 में? तो काफी ये खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसको थोड़ा सा आराम से देखना है। तो सबसे पहले धर्म गार्जियन हुआ है, 4 हो गया। उसके बाद बिन बैक्स हुआ है, 3 हो गया। फिर उसके बाद में हुआ है हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, 1 हो गया। और फिर स्लाई नेक्स हुआ है, ठीक है, 2 हो गया। तो कब कब हुए हैं भाई ये? तो धर्म गार्जियन जो हुआ है ये मार्च में हुआ है, फरवरी और मार्च में हुआ है, ठीक है, धर्म गार्जियन। ठीक। और अगला जो इसमें दिया हुआ है कि जो विनबैक्स हुआ है वो कब हुआ है? तो ये नवंबर 2024 में हुआ है, विनबैक्स नवंबर 2024 में, ठीक है। और हमेरो शक्ति जो है ये जो हुआ है दिसंबर में हुआ है, ठीक है, 15 दिसंबर को हुआ है। और स्लाइनेक्स जो हुआ है ये 20 दिसंबर को हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसका सी वाला आंसर जो है सही है। अब इसमें पूछ सकता है कि कौन किससे होता है, तो इसको थोड़ा सा करंट अफेयर से पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कौन किससे होता है। अगला 101 नंबर का है कि हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, सतलुज एवं सिंध नदी के बीच स्थित इसका भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। तो पंजाब हिमालय सिंध और सतलज के बीच का जो भाग होता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं, तो पहला सही है इसका। दूसरा है इसमें कि इसके पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो हिमालय के पूर्वी भाग में अधिक विविधता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में अधिक विविधता पाई जाती है, पश्चिमी भाग में कम विविधता पाई जाती है। तो इसका उल्टा लिख दिया है, तो इसलिए गलत हो गया दूसरा वाला। तीसरा है कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां धौलाधर श्रेणी में स्थित हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो कांगड़ा और कुल्लू की जो घाटियां हैं धौलाधर श्रेणी में है, तो ये बात सही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। तो सी वाला आंसर इसका सही है, दूसरा का हमने व्याख्या कर दिया कि इसलिए गलत है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भाषा परिवार है और वाक क्षेत्र है, ठीक है। तो भारतीय, यूरोपीय, ऑस्ट्रिक हो गया, द्रविड़ हो गया, चीनी तिब्बती हो गया। तो कितने इसमें युग्म सही सुमेलित हैं उसी को हमको बता देना है, कितने सही सुमेलित हैं इसमें। तो भारतीय यूरोपीय जो है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ऑस्ट्रिक जो है निकोबार द्वीप समूह है, द्रविड़ जो है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, और चीनी तिब्बती जो है मेघालय वाला क्षेत्र है। तो सही युग्म कौन थे? तो सभी चारों सही युग्म है, डी आंसर सही है। अब द्रविड़ सोचेंगे पश्चिम बंगाल वाले कैसे हो गए, तो पश्चिम बंगाल वाले हैं, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रिक जो है
इसमें मेघालय, निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस बार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब आते हैं इसमें। द्रविडियन में भी अगर साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन और नॉर्थ द्रविडियन आता है तो नॉर्थ द्रविडियन में ही बंगाल वाले आते हैं, वेस्ट बंगाल वाले। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश भी इसमें आता है, याद रखिएगा। इस वजह से तो जो चाइना, जो तिब्बत है, चीनी तिब्बत या साइनो तिब्बत जिसको कहते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब भी आता है। तो साइनो तिब्बत में देखेंगे तो तिब्बत, हिमालय, नॉर्थन असम और असम, म्यांमारी इसमें आते हैं। तो इस तरह से कई क्षेत्र में इसे बटे हुए, तो सभी इसमें सही सुमेलित दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा। अगला है इसमें कि आंध्र प्रदेश के रामगिरी और येपामन्ना क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो रामगिरी और येपामन्ना किसके लिए प्रसिद्ध हैं? स्वर्ण के लिए, अभ्रक के लिए, मैग्नीज के लिए, एल्युमिनियम के लिए। तो ये स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, ये आंसर ठीक है इसका, स्वर्ण के लिए फेमस है ये। 104 नंबर क्वेश्चन है कि 104 नंबर दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। तो दिन के समय जो होता है स्थल जो होता है तेज गर्म होता है और तेज ठंडा भी होता है। तो स्थल जो दिन के समय स्थल जो होता है अधिक गर्म होता है, जिसे स्थल पर निम्न दाब का क्षेत्र निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप समुद्र से उच्च दाब पौने स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। उपर्युक्त घटना निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? तो स्थलीय समुद्री समीर को करती है। ए आंसर कैसे? 104 का ए वाला आंसर जो है वो सत्य है। जैसे मान लीजिए आप ये स्थल है, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिन के समय, दिन है यहाँ पे, ठीक है, ये जल है, यहाँ ये समुद्र है, ठीक। तो क्या होगा कि ये जल्दी तेज, ये भूमि जहाँ हम बैठे हैं जल्दी तेजी से गर्म हो जाती है, तो यहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, समझ रहे हैं? हवाएं ऊपर उठती हैं और उठ के जाके यहाँ नीचे बैठती हैं। यहाँ पे समुद्र में नीचे बैठेंगे, ऊपर आपके सर के ऊपर से जाएंगी और नीचे यहाँ बैठेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मगर जब यहाँ से उठती है तो यहाँ जो पूरा क्षेत्र खाली होता है, तो इसको भरने के लिए जो ये नीचे बैठती हैं, तो नीचे बैठने के बाद में ये जो पौने हैं तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खूब इकट्ठा हो रही है, तो लोग खाली जगह पे भागते हैं। तो हवा भी खाली जगह भागेगी दाब प्रवणता के कारण, तो यहाँ भाग के जाएगी। जब भाग के जाती है तो हमको ठंडा लगता है, तो हम कहते हैं कि समुद्री समीर अब बह रहा है, कितना अच्छा लगता है, समुद्र किनारे कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मेन कारण इसका यही है जो हमने बता दिया। तो इसको हम कहते हैं कि समुद्री समीर चल रही है, दिन में चलती है, और स्थलीय समीर जो है रात में चलती है, इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लवणीय मृदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सोडियम पोटेशियम का अभाव होता है, तो ये तो लवणीय मृदा में सोडियम और पोटेशियम का अभाव होता है। दूसरा है केवल उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित है लवणीय मृदा। तीसरा, उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी में से कितने सही हैं इसमें? तो जो सलाइन, जो लवणीय मृदा होती है वो क्या होती है, आप समझ सकते हैं इसको। सोडियम और पोटेशियम का इसमें बहुत भरपूर मात्रा में ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है। इसको हम बैरन लैंड भी कहते हैं, बैरन लैंड भी कहते हैं। तो पहला गलत हो गया इसमें, ये केवल उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित है, तो ये भी गलत है। केवल उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, ये लगभग सभी एरिया में थोड़ा मोड़ा पाई जाती हैं, तो समझ सकते हैं। तो सॉइल जो सलाइन सॉइल है, ठीक है। दूसरा भी गलत है क्योंकि ये गुजरात वाले क्षेत्र में, ये उत्तर पश्चिम बताया, गुजरात वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है, कोस्टल एरिया में भी ये लवणीय मृदा पाई जाती है, तो ये इसलिए ये भी गलत है। मगर इसको उपजाऊ बनाने के लिए हमेशा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। तो केवल एक ही सत्य है इसमें, ए वाला आंसर सही है, केवल एक ही सत्य है, बाकी सब गलत है। अगला है 106 नंबर का कि लौह अयस्क क्षेत्र है और राज्य है। तो संदूर है, बादाम पहाड़ है, तो बादाम पहाड़ हमने बताया था कि उड़ीसा में है आपको। नोवामुंडी है, डल्ली राजहरा है। तो नोवामुंडी कहाँ पे भाई बताना है आपको। तो संदूर कहाँ है? कर्नाटक में है, 3 हो गया। बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में, 4 हो गया। नोवामुंडी कहाँ पे है? झारखंड में है। और डल्ली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ में है। तो 3 4 2 1 इसका सही आंसर है। 3 4 2 1 इसमें है भाई, देखते हैं 3 4 2 1, तो डी आंसर इसका सही है। 3 4 2 1 डी वाला आंसर जो है ये सत्य है। तो याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 107 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि यह द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया के मूल भूभाग का भूगर्भ का भाग है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के मूल भूगर्भ का भाग है। तो क्या ये बात सही है? बताइए। पहला सही है। दूसरा है कि इस द्वीप की पहाड़ियों में बालू, पत्थर, लिग्नाइट, कोयला का जमा प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये अराकान योमा और जो हमारा जो पर्वत है, हमारे हिमालय वाला पर्वत वाला क्षेत्र है जो है, पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र, उसी का ही विस्तारित रूप है। और अराकान योमा वाला जो क्षेत्र है उसी का विस्तारित रूप है। इसीलिए पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया के मूल भूगर्भ का भाग है। तो ये अराकान योमा का ही भाग है, ये जो कि हिमालय का ही भाग है, अराकान योमा। ठीक है। तो ये जो है पहला वाला सही है। दूसरा है कि इन द्वीपों की पहाड़ियों में बालुआ, पत्थर और लिग्नाइट, कोयला का जमाव है। तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है।
दोनों बात ठीक है इसमें। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल नहीं है तो रावी है, सिंधु है, चेनाब है, चेनाब है और झेलम है। तो कौन सा इसमें पंचनद में शामिल नहीं है? तो उसमें सिंधु नदी इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। तो पंचनद में रावी आती है, चेनाब आती है, झेलम आती है। ठीक है, रावी, झेलम, ब्यास, सतलुज, चेनाब। ब्यास, सतलज। तो सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, ये 5 जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो है पंचनद में शामिल है। सिंध नदी इसमें पंचनद में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप अपवाह तंत्र की विशेषताएं हैं? तो प्रायद्वीप अपवाह तंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो उच्च प्रवणता है। प्रायद्वीप अपवाह तंत्र मतलब कि जो हमारा मध्य भाग है, ये वाला प्रायद्वीपीय भाग है, इतना क्षेत्र जो है, इसका जो अपवाह तंत्र, जो नदियां हैं, उसके प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो उच्च प्रवाह है, तो उच्च प्रवाह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सुनिश्चित पथ का अनुसरण करती है, तो दूसरा सही है, सुनिश्चित पथ है इनका, ये बात सही है। विसर्प की प्रचुरता है, विसर्प नहीं बनाती, विसर्प मैदानी क्षेत्र में बनता है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। बारहमासी स्रोत का अभाव है, तो ये भी बात सही है, बारहमासी स्रोत का अभाव है, तो पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। लो प्रवणता है यहाँ पे, हाई प्रवणता नहीं। हाई प्रवणता हिमालय नदियों में है, क्योंकि हिमालय ऊंचाई से अब जो नीचे आती हैं जो नदियाँ, तो हाई प्रवणता से लो प्रवणता में आती हैं, तो उच्च प्रवणता इसमें दिखाती है। ऊंचाई से नीचाई में आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रवणता होती है, मगर यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहाँ से आती है। तो इसका 2 और 4 सही आंसर है, बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर का कि भारत में लौह अयस्क के प्रसिद्ध चिड़िया खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो चिड़िया खदान के बारे में पूछ रहा है, किस राज्य में ये चिड़िया खदान जो है अवस्थित है? तो जानते हैं आप, तो बताइए। छत्तीसगढ़ में है कि झारखंड में है कि कर्नाटक में है या उड़ीसा में? तो झारखंड में अवस्थित है, बी आंसर सही है। तो चिड़िया खदान है, चिड़िया माइन इज आयरन ओर माइन लोकेटेड बेस्ट सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा, बी आंसर सही है इसका। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो घाटी है और अवस्थिति है, तो मरका घाटी, नेवरा घाटी, यूमथांग घाटी, किन्नौर घाटी। तो कौन सी घाटी कहाँ पे अवस्थित है, इसको बताना है आपको। तो मरका घाटी जो लद्दाख में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेवरा घाटी जो है पश्चिम बंगाल में है, यूमथांग घाटी सिक्किम में है, और किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो सभी सुमेलित इसमें दिया हुआ है, तो इसका जो है ए आंसर सही है। 1 2 3 4 सही सुमेलित है, ए वाला सही है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना अरब सागर में है? तो किन नदियों का है? तो भरतपूजा है, पेरियार है, काली है। काली है, कृष्णा नहीं है इसमें। पेरियार है, पेरियार है, पेन्नार है, पंबा है। भरतपूजा है, कृष्णा नहीं है, पेन्नार है। तो कौन सी नदी का जो है इसमें है, बताइए। तो काली नदी, भरतपूजा नदी और पेरियार नदी, तीनों नदियों का जो मुहाना है वो कहाँ पे है आपका? अरब सागर में है, तो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आ जाता है? तो इसमें फेरिस ऑक्साइड की अधिकता के कारण, तो बी आंसर इसका सही है, फेरिस ऑक्साइड के कारण जो अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आ जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस झील में केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? तो लोनार झील है नहीं, बेमनार झील है, अष्टमुडी झील है, लोकटक झील में है, सी आंसर सही है, लोकटक झील में अवस्थित है। लोकटक झील में ये अवस्थित है, याद रखिएगा, सी आंसर सही है। अगला है बृहद हिमालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है? तो जो बृहद हिमालय है किसके द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है? तो ये है जो इंडो सांगपो सचर जोन ये नहीं है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, MST है, मेन थ्रस्ट, मेन सेंट्रल MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बी आंसर सही है इसका। मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग है, ये जो है अलग अलग पहाड़ों को अलग अलग करती हैं, तो इसका आंसर जो है बी है। जब डिटेल में थोड़ा सा हिमालय पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें इसके बारे में, सारे के बारे में डिस्कशन होता है। अभी जब करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसका कर सकते हैं, मगर कोई मतलब उसका ज़्यादा बनेगा नहीं इसमें। ठीक है, अगला है इसमें चलिए बता देते हैं कि जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है वो है जो लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। तो लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है ये अरावली माउंटेन और आपका जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज इनको अलग, विंध्य रेंज को अलग करती है। और जो इंडो सांगपो सचर जोन है ये किसको अलग करता है? तो इंडो सांगपो सचर जोन जो है ग्रेटर हिमालय को, ठीक है, ग्रेटर हिमालय को, तेथ्यान हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करता है। ठीक है, तेथ्यान इसका इंग्लिश में नाम होता है,
थियस हिमालय, तिथ्यान हिमालय यहाँ पे होता है, तिथ्यान हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही था। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, एमसीटी। अगला क्वेश्चन है इसमें 116 नंबर का, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कि निम्न में से किन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को 16 वन कहा जाता है? तो पूर्वी हिमालय के नहीं, अंडमान और निकोबार के नहीं, हिमालय के गिरिपद को भी नहीं, दक्षिण भारत के पर्वतीय वनों को 16 वन कहा जाता है। 16 वन, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र को 16 वन कहा जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख भू स्थलकृति दून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दून के बारे में बताना है क्या सही है। तो ये पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली अनुदैर्य घाटियां हैं, तो ये गलत है। सही पूछा है तो गलत है ये। इसका निर्माण भारतीय और यूरेसी प्लेटों के अलग होने के दौरान भ्रंश के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो ये भी गलत है। डी आंसर से दोनों ही गलत है इसमें। तो ये जो है पूर्वी हिमालय में नहीं पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो है अनुदैर्य घाटियां होती हैं, और ये जो लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय में पाए जाने वाले को हम दून कहते हैं, समझ रहे हैं, दून कहा जाता है इनको। तो इनका निर्माण भारतीय और यूरेसी प्लेटों के अलग होने से, भारतीय और यूरेशियाई प्लेट अलग कहाँ हो रहे हैं? ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, ये तो दोनों टकरा रहे हैं, टकराने से इनका निर्माण होता है, ये अलग होने से नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए दूसरा भी गलत है, तो दोनों ही कथन इसमें गलत दिया हुआ है। अगला है 118 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित 118 में उत्तर भारत में पाई जाने वाली रोही भू स्थलाकृति के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो रोही भू स्थलाकृति क्या है भाई, इसके बारे में बताना है। तो यह पश्चिमी मरुस्थल के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ से विकसित उत्खात भूमि है, तो नहीं। यह अरावली और पश्चिमी रेगिस्तान के बीच मौसमी नदियों द्वारा विकसित उपजाऊ भूमि है। तो रोही जो है, यही बी वाला जो आंसर इसका है, ये बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है काफी, याद रखिएगा इसको। कई जो अरावली से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं, वो जो अरावली से जब बहती हैं, जब बारिश होती है तो वो लेके जब पानी जाती हैं, और वहाँ पे जो है जो मैदान विकसित होता है उनका उपजाऊ मैदान, उसी को हम रोही कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगला है सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल को बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है? तो सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है भाई? तो इओसीन काल में नहीं हुई है, ओलिगोसीन काल में हुई है। तो बी आंसर सही है, ओलिगोसीन काल में हुई है, मायोसीन में नहीं और प्लायोसीन में भी नहीं, तो ओलिगोसीन काल में हुई है, इसका बी आंसर सही है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी के बारे में हमने पिछले वाले टेस्टों में भी बात किया है। तो काबिन है, भावानी है, घाट प्रभा है, अमरावती है। तो इसका जो घाट प्रभा है, ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है, सी आंसर सही है। तो कावेरी की सहायक नदी घाट प्रभा नहीं है, याद रखिएगा। घाट प्रभा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा, केरला में बहती है घाट प्रभा, सी आंसर सही है इसका। 121 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण पृथ्वी पर रात दिन के घटित होने का उत्तरदायी है? तो रात दिन जो होता है, जो पृथ्वी का भ्रमण होता है, जो पृथ्वी जो परिभ्रमण जो होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण जो है, तो अर्थ रोटेशन जो अपने अक्ष पे रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो उसके कारण जो दिन और रात होता है। तो इसका सी आंसर सही है, परिक्रमण के नहीं, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ये भी नहीं है, पृथ्वी का उपस्थित वायुमंडल पर, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल भी नहीं है। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है, रोटेशन होता है, उसके कारण होता है, समझ रहे बात को। और जो एक्सियल टिल्ट है, इससे क्या होता है, सनलाइट का जो प्रभाव होता है, दिन छोटा बड़ा कैसे होता है, तो टिल्ट के कारण होता है। मगर जो दिन रात होता है वो परिभ्रमण के कारण होता है। परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात इस तरह का मामला जो होता है परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, अगला है 122 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन और कारण से बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण सही है, कौन सी व्याख्या कर रहा है। तो अभिकथन कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये बात सही है। दूसरा है कि चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण काल असमान है, तो ये गलत है। तो चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है वो 27 दिन 8 घंटे का है, और परिभ्रमण काल भी उसका 27 दिन और 8 घंटे का है। तो दोनों ही सेम है, तो ये गलत है, असमान नहीं है, सेम है। सी वाला आंसर सही है, एक ये सही है, आर गलत है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो एंडीज पर्वत जो है साउथ अमेरिका में, तो उसमें सेल्वास है, मोन्टाना है, फजेंडा है, या मेस्टिजो है। तो क्या कहते हैं उसको भाई? तो मोन्टाना कहते हैं, इसका बी आंसर सही है। तो एंडीज के जो पूर्वी ढलान पे इधर जो एरिया है जहाँ से अमेजन बेसिन और सब चीज़ें निकलती हैं, उस वाले क्षेत्र में मोन्टाना होता है,
एंडीज के पूर्वी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन को मोन्टाना कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बी आंसर सही है। अगला 124 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी पच्छाव मेघों की विशेषता नहीं है? तो पच्छाव मेघ की विशेषता, जो सीरस की विशेषता क्या नहीं है, जो सीरस क्लाउड होते हैं उसकी विशेषता जो है वो क्या नहीं है, ये बताना है। सीरस की विशेषता बताना है आपको। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित होती है, ये विशेषता है इसकी। सफेद रेशमी समानांतर रेखा में विस्तृत होती है, तो ये भी सही है। विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित होता है, तो ये गलत है। विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों से मिलने से नहीं बनता, ये गलत दिया हुआ है। चक्रवात के आगमन का सूचक है, तो हमने पिछले ही इसी में पिछला क्वेश्चन था कि चक्रवात आने पे कौन जो है अपना पहले इसको सूचना दे देता है, तो सीरस बादल दे देते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित होते हैं, सफेद और रेशमी समानांतर रेखाओं में विस्तृत होते हैं और चक्रवात के आगमन का सूचक होते हैं। तीनों सही है, गलत इसका सी वाला है। ठीक है, सी आंसर सही है 124 का। 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो किलीमंजारो है, कोह सुल्तान है, पिनाटुबो है और पोपा है। तो कौन सा जो है इसमें सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें पिनाटुबा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? तो फिलीपींस में, याद रखिएगा, फिलीपींस में है। ठीक है, सी आंसर सही है इसका, फिलीपींस में है ये। अगला है कि वायुमंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो पहला है कि विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, हमने ऊपर देखा है कि सही बात है, कमी आती है। दूसरा, धूल कणों का सर्वाधिक संकेंद्रण उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है, तो ये बात भी सत्य है, क्योंकि वहाँ पे जो जितनी हवाएं ऊपर उठती हैं जाके इधर ही बैठती हैं, जब नीचे बैठेगी तो वहाँ धूल का संकेंद्रण ज़्यादा होता है। सी, ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत क्षोभ मंडल में समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ये गलत हो गया। दूसरा, क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति से पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है, तो ये भी सही है, तो इसका सी वाला गलत है। सी आंसर सही है, यही सही नहीं है वायुमंडल के बारे में, बाकी सब सही था। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सेल है? तो बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, नीस है, अब्रक है। तो ग्रेनाइट तो औषधि नहीं है। तो औषधि चट्टान कौन सी है इसमें? तो बलुआ पत्थर जो है औषधि चट्टान में आती है, ये आंसर सही है। अगला है 128 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरीय नीतल पर पाए जाने वाले सपाट शीर्ष के समुद्री पर्वतों के को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सपाट जो समुद्री पर्वत जो होते हैं सपाट शीर्ष वाले, उनको किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? तो सोल के नाम से नहीं जानता, केनियन के नाम से नहीं जाना जाता, गाई आर्ट के नाम से जाना जाता। सी आंसर सही है, गाई आर्ट के नाम से जाना जाता। सी वाला आंसर जो है गाई आर्ट के नाम से जाना जाता है इनको, सी वाला ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का महत्वपूर्ण पत्तन रॉटरडैम निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो रॉटरडैम भैया किस नदी पर अवस्थित है? तो राइन है, ओडर है, सीन है, डेन्यूब है। तो राइन नदी पर अवस्थित है, ए आंसर सही है, राइन नदी पे। तो जो यूरोप का महत्वपूर्ण पत्तन जो है रॉटरडैम वो कहाँ पे अवस्थित है? तो राइन नदी पे भैया। 129 का ए आंसर सही है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये राइन नदी। 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी डेल्टा या पाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो सेंट लॉरेंस नहीं करती, रियो ग्रांडे है, मिसिसिपी है या मरे डार्लिंग है। तो कौन सा कर सकती है? तो मिसिसिपी मिसौरी करती है कि रियो ग्रांडे करती है? बताना है आपको कौन नदी ऐसा करती है। तो मिसिसिपी मिसौरी करती है। पक्षी पाद जो पक्षियों का जैसे पैर होता है इस तरीके से ये डेल्टा का निर्माण करती है, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है इसको। 131 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो उत्तर में कौन है, फिर नीचे आते हैं दक्षिण में कौन है, तो इस तरीके से हमको लोकेट करना है कि कौन कहाँ पे है। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे टाना झील है, जहाँ से कौन सी नदी ब्लू नाइल निकलती है टाना से। ठीक है, फिर आता है विक्टोरिया से कौन निकलता है? तो व्हाइट नाइल निकलती है। फिर उसके बाद आता है मलावी, फिर टंगानिका। ठीक है, तो सबसे उत्तर में आता है टाना, फिर विक्टोरिया, फिर मलावी, फिर टंगानिका। अगर मैप देखेंगे आपको तो ये बात समझ में आ जाएगी आपको। तो 1 2 3 4 सही दिया हुआ है, सी आंसर सही है, उत्तर से दक्षिण में क्रम यही है। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो घास के मैदान है और उसका क्षेत्र है। तो घास का मैदान और क्षेत्र है, इसको मिलाना है, बताना है कौन कहाँ पे है। तो प्रेयरी जो है कहाँ पाया जाता है? तो प्रेयरी यूरेशिया में पाया जाता है। ठीक है, प्रेयरी जो है, अच्छा प्रेयरी जो यूरेशिया करें, ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। जो प्रेयरी है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, 2 हो गया। पंपास जो है कहाँ पाया जाता है? तो पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है, 1 हो गया। कंपोज जो है, कंपोज ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, और स्टेपी जो है यूरेशिया में पाया जाता है। स्टेपी जहाँ गेहूँ खेती बहुत ज़्यादा होती है इस वाले क्षेत्र में। तो 2 1 3 4 सही है, 2 1 3 4 इसका बी वाला जो आंसर है सही है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में डिटो पूछता है। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना,
कंपोस्ट ब्राजील और स्टेपी जो है यूरेशियाई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है नीचे दिए गए कथन और कारण को बताना है कि क्या सत्य है इसमें। तो अभिकथन कह रहा है कि ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है, तो ये बात सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करती है, तो नहीं भैया, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में पश्चिम से पूर्व करती है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। सी आंसर सही है, केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। ए सही है, आर गलत है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि नहीं आपको कि ये पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि ग्रीनविच, अगर 0 डिग्री ग्रीनविच है लंदन के पास, तो उसके पूर्व में जाने पे समय बढ़ता है। तो जैसे भारत का समय अगर देखेंगे तो ग्रीनविच से 0 प्लस 5.30 5.5 घंटा पहले जोड़ा जाता है। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो 12 बजे अगर दोपहर है तो 5 घंटा पहले हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, तो दोपहर है तो 5 घंटा जोड़ा जाएगा इसमें, तो 12 5 17, मतलब 5:30 शाम को शाम होता है। जब वहाँ 12 बजता है लंदन में तो हमारे यहाँ 5:30 बजे शाम होती है, तो हमारे आगे हैं यहाँ से, तो वही पूछा पूर्व ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे भी दोपहर का 12 ही बज रहा है तो हमारे यहाँ 5 बज गया, तो हम आगे हैं ना, तो वृद्धि हुई है, यही बात है। अगला है 34 नंबर का 134 नंबर क्वेश्चन है कि बस्तियों का प्रारूप है और अवस्थिति है, ठीक है। तो बस्तियों का प्रारूप है और अवस्थिति है, किस तरह से बनता है इसी को बताना है। तो रेखीय प्रतिरूप कहाँ बनता है भाई, तो रेखीय प्रतिरूप जो है तटबंधों पर स्थित होता है। जैसे नदी है, नदी के जो किनारे किनारे जो नदी बहता है तो ये रेखीय तरीके से बनता है, तटबंधों पे बनता है, 2 हो गया। आयताकार प्रतिरूप कब बनता है, तो आयताकार प्रतिरूप जो बनता है वो अंतरा पर्वतीय घाटियों में बनता है। जैसे कि अंतर पर्वतीय जो घाटियां होती हैं इसमें आयताकार लोग बना के इस तरह से रहते हैं, यहाँ घर रहता है, ऐसे घर रहता है, आयताकार में बना के रहते हैं, तो 1 हो गया। वृत्तारूप कब होता है, तो झील और तालाबों के किनारे जब रहते हैं तो वृत्ताकार रूप में रहते हैं, झील अगल बगल घर बना के रहते हैं, बीच में झील होती है, तो 3 हो गया यहाँ पे। तारे के प्रतिरूप के आकार कहाँ पाते हैं, तो तारे के प्रतिरूप में इस तरीके से किसी किसी पॉइंट पे यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ बस्तियाँ, कुछ यहाँ बस्तियाँ, कुछ यहाँ बस्तियाँ हैं, तो इस तरीके से 4 हो गया यहाँ पे। तो 2 1 3 4 ऐसा, तो डी वाला आंसर सही है। तो विभिन्न मार्गों के सम्मिलन बिंदु पे जब यहाँ बस्तियाँ बनती हैं तो तारों के आकार की बस्तियाँ बनती हैं, याद रखिएगा। तो 4 हो गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आसानी से इसको आप पता कर सकते हैं कि कौन कहाँ बन सकती है, डी आंसर सही है। जैसे कुंभ मेला लगता है तो रेखी कुंभ मेला देखे होंगे, इलाहाबाद में लगता है, इलाहाबाद में रहते होंगे आप, तो जब इसका व्यू देखेंगे आप ऊपर से, जैसे ड्रोन से कोई किसी ने अपना वीडियो बनाया तो देखेंगे तो एक रेखी गति से, रेखी तरीके से बस्तियां बनी होती हैं यहाँ पे। कोई अगर तालाब गांव है तो गांव देखेंगे, गांव के बीच में बड़ा सा तालाब है तो गांव के किनारे किनारे सारी बस्तियां बसी होती है, गोले में बसी होती हैं, ठीक है। तो जब एरियल व्यू से देखा जाता है इसको तो पता चलता है सैटेलाइट व्यू से। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को जनसंख्या को कार्यशील आयु वर्ग में रखा गया है, तो 15 से 59 है, 15 से 65 है, 15 से 59 है, 18 से 65 है। तो थोड़ा सा इसमें भारी मिस्टेक हो सकता है अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो। 15 से 59 वालों को कहा जाता है, ए आंसर सही है। कोई लोग 15 से 65 भी लगा सकते हैं, और एक्चुअल में से 15 से 65 वर्ग की आयु को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, और 15 से पहले वाले और 59 के बाद वाले को हम डिपेंडेंट जनसंख्या कहते हैं, जो आश्रित होती है किन पे, तो 15 से 59 वालों पे, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वत श्रेणी है और छोटी और शिखर है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो कौन सा इसमें जो है सुमेलित नहीं है उसी को हमको बता देना है। तो पहला है इसका आल्प्स का जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट ब्लैंक है, तो ये बात सही है। एटलस की सर्वोच्च चोटी जेवेल टाउबकाल है, ठीक है। रॉकी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। काकेकस का एकांकागुआ नहीं है, ये गलत है। ये एंडीज का एकांकागुआ एंडीज श्रेणी का है जो दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज श्रेणी का हाईएस्ट चोटी एकांकागुआ है। काकेकस की जो हाईएस्ट चोटी है माउंट एल्बुर्स है, एल्बुर्स माउंट एल्बुर्स है काकेकस का, ठीक है। तो डी वाला गड़बड़ है इसमें, बाकी सब सही सुमेलित था, डी वाला ही सत्य नहीं है। 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी स्थलाकृति नहीं है। तो अंतर्वेदी मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो स्थलाकृतियां बन जाती हैं उसको अंतर्वेदी कहते हैं, या इंट्रूजिव टोपोग्राफी कौन सा नहीं है इसमें। तो लैकोलिथ तो है, फैकोलिथ भी है, बैथोलिथ भी है, रेगोलिथ नहीं है इसमें, बी आंसर इसका है जो रेगोलिथ। अगर आप ज्वालामुखी पढ़े होंगे तो उसकी संरचनाएं जब पढ़े होंगे तो पृथ्वी के अंदर जो संरचनाएं ऐसे मान लो ज्वालामुखी निकल रहा है तो देखेंगे तो इस तरह से कोई बन जाता है, कहीं ऐसे बना रहता है, डाइक बना रहता है, कभी कुछ बना रहता है, इस तरीके से श्रेणियाँ। 1 मिनट समझा देता हूँ सही से ये भूमि है, और जब ज्वालामुखी यहाँ निकलता है तो अगर वो सही से निकल नहीं पाता तो इधर इस तरह से एक कटोरा के नुमा बन जाता है, कहीं इस तरह से बन जाता है, कहीं ऐसे बन जाता है, कहीं गोल बन जाता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी आकृति इसमें नहीं है। तो इसमें जो रेगोलिथ है वो स्थलाकृति नहीं है, जो कि ज्वालामुखी द्वारा जमीन के अंदर बनी है, तो इसका बी आंसर सही है। बाकी लाइकोलिथ, फैकोलिथ और बैथोलिथ जो है ज्वालामुखी द्वारा अंदर भूमि के अंदर बनी आकृतियां हैं।
138 नंबर क्वेश्चन है जनजातियां हैं और क्षेत्र हैं। तो पिग्मी जनजाति जो है, अब उसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही है, इसको बताना है। पूछ रहा है इसमें कौन सा सुमेलित है, बताना है हमको। तो पिग्मी जो ट्राइब है ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, तो कालाहारी दिया तो गलत हो गया। तो बुशमैन जो है कालाहारी में पाया जाता है, ठीक है। पिग्मी कांगो में पाया जाता है, तो ये दोनों गलत हो गया। एनू जो है कहाँ पाया जाता है, खिरगिज जो है मध्य एशिया में पाया जाता है, तो ये सही है। खिरगिज मध्य एशिया में पाया जाता है, ऊपर हमने देखा था। एनू जो है जापान की शायद है ना, ठीक है। तो एनू जापान में, मलय द्वीप में जापान में है। तो सिर्फ मध्य एशिया में खिरगिज पाए जाते हैं। डी आंसर इसका सही है, बाकी तीनों गलत दिया है, ठीक है। तो तीनों का बता भी दिया हूं मैं कौन कहाँ पे है। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो कैस्पियन सागर पे कौन सा देश स्थित नहीं है बताना है आपको। तो आप देखेंगे तो अजरबैजान तो है, ठीक है। कजाकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान नहीं है। डी आंसर सही है। उज्बेकिस्तान जो है लैंडलॉक देश है, और ये जो है कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो डी आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला है प्रशांत सागर का वह क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अग्निवलय के नाम से जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर। बी आंसर सही है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अगला है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो हाल ही में 150वीं जयंती मनाई गई इनकी। तो राजा महेंद्र सिंह की जो हाल ही में जयंती मनाई गई है 150वीं, तो 150वीं तो हमको लग रहा है कम थोड़ा है ना, ज्यादा है। 138वीं जो बर्थगांठ इनकी मनाई गई है, 138वीं जयंती मनाई गई है इनकी 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है। इन्होंने भारत की प्रथम आंतरिक सरकार की स्थापना की थी। तो इन्होंने भारत में प्रथम आंतरिक सरकार की स्थापना की थी कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में की थी, याद रखिएगा, अफगानिस्तान में की थी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 1915 ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। दूसरा, इन्होंने 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता नहीं किया था 1909 में, 1906 में इन्होंने भाग लिया था, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। गलत है। 1932 में इनको नोबेल का पीस प्राइज भी मिला था। तो केवल 2 आंसर सही है इसका। पहला गलत है, 138वीं मनाई गई है। प्रथम भारत की प्रथम आंतरिक सरकार बनाई थी अफगानिस्तान में 1915 में, ठीक है। और 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं की थी, इसीलिए दूसरा वाला सही है। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा GEM सरकारी ई मार्केट प्लेस के रूप से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बना है भाई, ये सब काम उत्तर प्रदेश बहुत तेज करता है, बी आंसर सही, यूपी ने किया है ऐसा काम। अगला है कि हाल ही में समाचार में रहे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है क्या सही है। तो यह उत्तर प्रदेश की पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपद में विस्तृत है, तो पहला ठीक है इसका। अगला है कि 2016 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो 2014 में 2014 में इसको 2016-2014 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इसने 2024 तक बाघों की संख्या में वृद्धि कर अंतर्राष्ट्रीय TX2 जो पुरस्कार जो है प्रदान किया गया इसको। तो TX2 मतलब कि टाइगर की जो संख्या दोगुनी करने का जो इसको अवार्ड है 2020 में ही मिल गया था, 2020 में मिला था, 2024 में नहीं मिला, 2020 में मिला है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पहला ही केवल सही है, इसका सी वाला आंसर सही है, याद रखिएगा। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा है 2014 में मिला है, और 2020 में जो है टाइगर की संख्या को दोगुना करने वाला किया, और 2020 में इसको TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया इसको, ठीक है। ये पूरा मामला है इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित दिवस दिया हुआ है को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, और कूट की सहायता से बताना है कौन सा कब आता है, ठीक है। तो जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है 7 नवंबर को है। विश्व शहरीकरण दिवस है, अर्बनाइजेशन डे जो है 8 नवंबर को है, ठीक है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो 2 दिसंबर को है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है अब जनते जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है 18। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो सब क्रम में ही दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 सी वाला जो आंसर इसका सही है। अगला उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक। तो उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक चयन नियुक्ति नियमावली 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है इसमें। तो केवल वे अधिकारी ही चयनित हेतु पात्र होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति की न्यूनतम 3 महीने की सेवा शेष रह गई हो, तो ये गलत है। तो 6 मंथ की सर्विस जो बची है 6 माह की, उसको ये अपॉइंट किया जाएगा।
ठीक है, केवल वही अधिकारी चयन होते पात्र होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति की न्यूनतम 6 माह की अवधि बची हुई है। पहला इसका गलत हो गया, 3 माह दिया, 6 माह होना चाहिए। दूसरा है नियुक्ति, नव नियुक्ति पुलिस महानिदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का निर्धारित किया गया है। न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का निर्धारित किया गया है, ठीक है। तीसरा है पुलिस महानिदेशक चयन समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव तथा संघ लोक सेवा आयोग के नामित सदस्य भी शामिल होंगे इसमें। तो 2-3 इसका सही आंसर है। इसका डी वाला जो आंसर है सही है, पहला गलत हो गया है, क्योंकि 6 महीने की मिनिमम सेवा रहनी चाहिए। अब मैक्सिमम कार्यकाल इनका 2 साल का हो सकता है। 146 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कासिमपुर पावर हाउस को आर्टिफिशियल वेटलैंड, कृत्रिम आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया गया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो कासिमपुर पावर हाउस को आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में इसको बनाया जा रहा है, ये किस जिले में है? तो सहारनपुर में नहीं है, अलीगढ़ में है। ये बी आंसर सही, अलीगढ़ में है। इसका बी आंसर सही, अलीगढ़ में है। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इन निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है भाई? तो अयोध्या में किया जाएगा, जौनपुर में किया जाएगा, महाराजगंज में किया जाएगा, बरेली में नहीं किया जाएगा, ठीक है। डी आंसर इसका सही है। बरेली में तो पहले से ही है, तो बरेली में नहीं होगा, डी आंसर ठीक है, डी ही सही नहीं है इसमें। और 148 है कि हाल ही में खबरों में रहा स्पेशल एजुकेशन जोन सेज के संदर्भ में इनकी कितना विचार करना है। तो स्पेशल एजुकेशन जोन के बारे में जो है बात की गई है वो क्या है भाई? तो पहला कि इसमें प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे, ये बात सही है। दूसरा, इसके लिए उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों का चुनाव किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 इसका सही आंसर है, ए वाला आंसर सही है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन होंगे इसमें? तो लखनऊ होगा, गोरखपुर है, अयोध्या है, आगरा है, गौतम बुद्ध नगर है और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। एग्जाम में पूछ सकता है, डिटो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। हायर एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसी 2024 के अंदर में इसको लाया जा रहा है। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड, दोनों कथन सही है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे निम्नलिखित में से किस जनपद के मध्य निर्मित किया जा रहा है? तो पहला डिजिटल हाईवे किसके मध्य जो है स्थापित किया जा रहा है, इसको बताना है, किन जनपदों के बीच में? तो बाराबंकी से बहराइच है, वाराणसी से लखनऊ में नहीं, ग्रेटर नोएडा से इटावा ये भी नहीं, आजमगढ़ से गोरखपुर ये भी नहीं है। तो बाराबंकी से बहराइच के बीच में डिजिटल हाईवे जो है, बाराबंकी से बहराइच के मध्य में उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे बनाया जा रहा है। तो ए वाला आंसर इसका सही है। अगला है कि पाली साहित्य सम्मेलन के बारे में 2024 में जो हुआ है, कौन सा कथन सही है? तो बताना है कौन सा कथन इसमें सही है भैया। तो पहला इसमें है कि इसका आयोजन लखनऊ में हुआ, ठीक है। ये इसका विषय विश्व शांति और सद्भावना में पाली साहित्य का योगदान, तो ये भी सही है। दूसरा, इसका मुख्य अतिथि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू थे, तो ये भी बात सही है। तीनों ही कथन इसके सही है, ए आंसर सही है, ठीक है। तो ये जो हमारा 150 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।